हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन एड्यूविट चैनल। और आपका स्वागत है यहाँ पर एड्यूविट चैनल पर। हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, सारे के सारे A to Z क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस यानी एड्यूविट चैनल, ठीक है। तो एड्यूविट जो है वन स्टेप सॉल्यूशन है फॉर ऑल योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्वेरीज, जिसमें हम लोग पूरे डिटेल तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को ब्रेक करते हुए चल रहे हैं, सब चीज़ें समझते हुए चल रहे हैं। अगर आपके बेसिक्स में भी प्रॉब्लम है तो भी आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस देख के पूरा का पूरा एक अपना जो कोर्स है, अपनी जो नॉलेज है, उसको पूरा तरीके से बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। ये जो मैं क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इनकी जो PDF है वो टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी लिंक या तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी और आपको कमेंट सेक्शन जो पिन कमेंट होता है वहाँ पर भी अवेलेबल होगी। वो जो है मैंने अभी रिसेंटली बनाया है जो टेलीग्राम है, और ना पे मैंने कभी उसको मेंशन किया कहीं पर, उसकी वजह से क्या है उसमें मेंबर्स नहीं है। तो आप जो है वहाँ पर जाके उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि मैं जो भी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ वो मटेरियल आपके पास जाए और आपके पास जो है टाइम सेव हो, आपको वो अपने हाथों से ना लिखना पड़े, ठीक है। तो वहाँ पे जाके टेलीग्राम को आप जो है वो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और सपोर्ट शो कीजिए अपना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 90% ऑफ द व्यूज़ जो आ रहे हैं चैनल के वो नॉन सब्सक्राइबर्स से आ रहे हैं। इसका मतलब आप वीडियोस देख रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ आप जो है वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक भी कीजिए और सपोर्ट शो कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए तो अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। आज का हमारा दिन क्या है? आज का हमारा जो दिन है उसमें हम लोग जो 14 सितंबर है, जो 14 सितंबर को CHSL की शिफ्ट 1 हुई थी, उसका क्वांट सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे, कहीं पर कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल समझते हुए चलेंगे हर एक चीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बिफोर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं ये बता दूं कि आपको कैसे प्रोसीड करना है इस वीडियो में। आपको जो है क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर शो होगा, वीडियो पॉज करेंगे आप, फिर आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। ऑनेस्टली अटैम्प्ट देने के बाद उस क्वेश्चन में फिर आप उस वीडियो को जो है प्ले करेंगे, जिससे कि आपको उसके बाद एक बेहतरीन सॉल्यूशन पता चल सके। जब आप अपना अटैम्प्ट दे चुके हैं तो क्या होगा, एक ही बार में आपका जो दिमाग है वो उस सॉल्यूशन को ग्रैस्प कर लेगा, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और मैं ये बात जो है इंस्ट्रक्शन बार बार दूंगा तो एक तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग रिपीटेटिव लगेगा, साथ में वीडियो अननेसेसरीली बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप जो है इस चीज़ को ऐसे अपने आप ही प्रोसीड करें इस वीडियो में। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन शो हो रहा है उसमें क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि कुछ प्रिंसिपल है, 4,000 रुपये दिए गए और वो जो है 5% पर एनम, यानी कि उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, जो ब्याज की जो दर है वो कितनी है, वो 5% पर एनम है। और ये बताया गया है कि बाद में कुल मिलाकर जो ब्याज हो जाती है वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 630.5 रुपये, ठीक है। इतनी इतनी जो है ब्याज हो जाती है। फिर हमसे पूछा गया है कि कितना समय जो है उस जो पैसा है उसको रखा गया था, ठीक है, कितना समय लगेगा इतने पैसे से इतनी कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट करने में, अगर आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% पर एनम है। समझ गया आप बात को। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहला तो आता है आपका सीधा मेथड, जो कि है फॉर्मूला बेस्ड मेथड। उस मेथड को मैं लगाता हूँ। तो जैसे आपका अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, अमाउंट जो होता है P और 1 + R/100 की पावर n, ये होता है आपका फॉर्मूला सीधा। अच्छा, अब आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो अमाउंट होता है, तो आपने क्या किया, प्रिंसिपल 4,000 है आपका और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 630.5, ठीक है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो टोटल अमाउंट है वो कितना हो गया आपका, वो हो गया आपका 4,630 प्लस 0.5, ठीक है। तो 4,630.5 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो गया। चलिए ये बात समझ में आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अमाउंट की जगह पर ये वैल्यू लिख लेता हूँ। अमाउंट की जगह पर मैंने ये वैल्यू लिखी 463.5, ठीक है। प्रिंसिपल की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, प्रिंसिपल की जगह पर 4,000 है, वही मेंशन करना है। फिर 1 प्लस आपको जो आर है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपको 5%। अब आपको पता है 5/20 करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5/100 करूँगा तो मेरे पास 20 आ जाएगा। फिर 1 + 1/20 करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 21/20, ठीक है। बेसिक सी बात है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो है 4,000 को डिनोमिनेटर में लेकर आता हूँ और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो 4,635 और नीचे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो मेरा नीचे क्या आ जाएगा, जो है 4 0 आ जाएंगे। अब मैंने क्या किया, इसको 5 से डिवाइड करता हूँ। 5 9 = 45, 5 2 = 10, 5 6 = 30 और 5 1 = 5। और नीचे क्या आ गया, 5 8 = 40 और 3 डेसिमल आ गए। अच्छा अब आप देखिए एक बात, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको नहीं मालूम कि 9261 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट क्यूब है, आपको नॉलेज नहीं है। फिर भी आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, आप डिनोमिनेटर को देखिए। आपको डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है, आपको डिनोमिनेटर में दिया गया है 20,
ठीक है, आपको डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है, आपको डिनोमिनेटर में दिया गया है 20। अब 20 के साथ में ऐसी क्या पावर लगाऊं कि मेरे पास डिनोमिनेटर में 8000 आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए आपके पास, 8000 आ जाए। तो ये बात आप बखूबी जानते हैं कि 20 का अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो इसका मतलब मेरा 8000 आ जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी जो ईयर से कितने लगे, 3 साल लगे। ठीक है ना। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको सीधा यही पता होता कि 21 का क्यूब 9261 होता है तो आप सीधा आंसर लगा ही देते। लेकिन आप डिनोमिनेटर की हेल्प से भी, क्योंकि जनरली डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा सिंपल वैल्यू आती है जिसके आपको क्यूब जो है पता होते हैं, नहीं तो आप सीधा निकाल भी सकते हैं। जैसे डिनोमिनेटर में 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, तो ये तो आपको डायरेक्टली पता भी होंगे क्यूब। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आप जो है डिनोमिनेटर की हेल्प से पता कीजिए कि नंबर ऑफ साइकिल कितनी हो चुकी, नंबर ऑफ टाइम पीरियड है क्या, आगे जो टाइम पीरियड है आखिरकार वो है क्या। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये तो मेथड 1 हो गया हमारा। अब हम मेथड 2 देखते हैं। देखिए मेथड 2 क्या है। मेथड 2 में इसमें कितने साल की बात हो रही है, यहाँ पर जो है आपको नहीं पता था कि ये जो है 3 ईयर्स की बात हो रही है। हमको नहीं पता क्योंकि ये तो आंसर है ना, हमको क्या पता आंसर क्या है। हम लोग जो है पहले निकालते हैं कि इफेक्टिव 1 साल में। तो देखिए क्या होगा, अगर 1 साल की बात हो रही होती तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या जाता, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता P इंटू R%। 1 साल का तो P क्या है हमारा 4000 और R क्या है हमारा 5/5%, तो यानी अपॉन 100 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और हमारा क्या गया 200। तो एक बार बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा तो जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है 630 630.5 रुपीज़। ठीक है, लेकिन हमारा जो निकल के आया 1 साल का वो तो 200 है, तो यानी 1 साल तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, अब हमको दूसरा चेक करना है, दूसरा चेक करना है। और बल्कि मैं आपको एक बार बताऊं, आप ना ऐसे चेक मत कीजिए, जस्ट अ सेकंड, आप जो ऐसे चेक मत कीजिए, आपका बेटर तरीका बताता हूँ। आप जो क्या कीजिए मेथड 2 में, आप सीधा ना देखिए 2 साल का निकालेंगे। 2 साल का इफेक्टिव क्या हो जाता है 10%। 10% से निकालिए कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा होगा, तो P इंटू R%। तो P हो जाएगा 4000 और आपका जो R% कितना हो जाएगा, R% हो जाएगा 10%। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैसे हो गए, 400 आ गया। आपके जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया वो 400 आ गया। लेकिन आपसे बोला कितना जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है 630, है ना, 630 के आसपास बोला जा रहा है। तो इसका मतलब 2 साल की बात तो नहीं है ये भाई, ये 2 साल से ऊपर की बात है। तो आप क्या करेंगे, आप सीधा 3 साल का निकालेंगे। 3 साल का निकालेंगे, 3 साल का कैसे निकालेंगे, 3 साल का आप निकालेंगे 15 से मल्टीप्लाई, वो 5 इंटू 3 कर देंगे, 5 इंटू 3 कर देंगे यानी 15% आ गया। 15% करें निकल गया आपका। तो आप क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 4000 इंटू 15 और परसेंट मतलब अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, आपका 6000 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये कुछ हो सकता है क्योंकि मेरे से 630 पूछा जा रहा है और मैंने 15% माना है, जबकि एक्चुअली में तो 15% से ज़्यादा ही निकल के आएगा जो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होता है। तो मैं केवल x प्लस वाई तो कर रहा हूँ। अगर मैं 2 साल का निकाल रहा हूँ और मैं केवल इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यानी मैं केवल x और y वाला फैक्टर ले रहा हूँ, x y वाला जो प्रोडक्ट वाला फैक्टर है उसको कंसीडर नहीं कर रहा। जब मैं इसको भी कंसीडर करने लग जाऊंगा तो मेरा जो आंसर है वो, मेरा जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो हो सकता है वो एक्चुअली जो डेटा दे रखा है, जो एक्चुअली जो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है उसके पास तक पहुंच जाए। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ से आपको हिंट लग गई। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको पता है जब ये बात है 3 साल के आसपास की, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, अगर आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 3a डेसिमल, फिर आएगा आपके पास 2, जस्ट अ सेकंड, हाँ जस्ट अ सेकंड, 3a स्क्वायर और फिर आएगा आपके पास a क्यूब। समझ गया बात को। ये a क्या होता है, ये होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे यहाँ पे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया गया है और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है डायरेक्ट 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, तो आप कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जो 3a डॉट 3a स्क्वायर और a क्यूब। तो एक सबसे पहले वो पीछे से स्टार्ट करते हैं, a क्यूब है ना, तो 5 का क्यूब कितना हो जाता है, 5 का क्यूब हो जाता है 125। आपको केवल 2 डिजिट लिखनी है, 2 डिजिट लिखनी है। तो आपने क्या लिखा, आपने a क्यूब की जगह 25 लिखा और एक को ना कैरी लगा दिया, एक को आपने कैरी कर दिया। फिर आपने जो है क्या किया, a का स्क्वायर कितना होता है 25 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ गया। लेकिन इसमें जो आपने एक कैरी लिया था ना a क्यूब से, एक कैरी दिया था ना a क्यूब ने, तो वो भी ऐड करना, तो आपके पास 76 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे 76 लिख दिया, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर डेसिमल लगा दिया आपने, फिर आपने क्या किया 3 इंटू 5 किया यानी 15 आ गया। तो 15% 15.7625। अगर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 3 साइकिल के बाद या फिर 3 साल के बाद आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इफेक्टिव वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15.7625%।
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए। हालांकि जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो 50 की जो आपका 5% पे 3 साल का आपको डायरेक्टली याद होगा 15.7625%, ठीक है, मुझको भी याद है। लेकिन मैंने ये बात आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप सीधा का पूरा एक प्रोसेस जाने वो ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है पेपर में 5% ही पूछा जाए, वो कुछ और भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, किसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी बात कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है, फॉर्मूला सीधा है, इसको कैसे याद करना है मैं आपको बताया। तो मुझको चीज़ें क्योंकि क्रैम नहीं होती, मैं रट नहीं पाता चीज़ें, तो हर चीज़ को मैं लिंक करके याद करता हूँ। देखिए 3 साल का फॉर्मूला है, 3 साल का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे 3 हर जगह आएगा, हर ए के साथ 3 आएगा। तो यानी देखिए पहला वाला जो ए है, ये वाला जो ए है, इसके साथ 3 आया कॉफिशिएंट की फॉर्म में। जो अगला वाला ए है डेसिमल के जस्ट बाद, उसके साथ भी 3 आया कॉफिशिएंट की फॉर्म में। लेकिन जो सबसे आखिरी वाला ए है उसके साथ कॉफिशिएंट की फॉर्म में ना कि पावर की फॉर्म में 3 आएगा, कॉफिशिएंट की फॉर्म में ना कि पावर की फॉर्म में 3 आएगा। और पावर कैसी चलेगी, बाकी सारी पावर कैसे होंगी 1, 2 और 3, पावर कैसे चलेगी 1, 2 और 3, है ना, ऐसे ही तो है, ए डेसिमल ए और डेसिमल ए। तो यहाँ पे पावर कितनी है, सबसे पहले 1, फिर दूसरे पे पावर कितनी है 2, फिर अगले वाले ए में पावर कितनी है 3, और कॉफिशिएंट कैसे है 3, 2 और आपका 1 है यहाँ पे कॉफिशिएंट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बात को। चलिए, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने 2 मेथड देख लिए, अब हम देखते हैं हमारा तीसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या है, आप जो है सीधा इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जस्ट अ सेकेंड, आप जो इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें ट्री बनाइए, मेथड 3, आप जो है इसमें ट्री बनाइए। अब आप कैसे ट्री बनाएंगे, मैं आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ डिटेल में कि ट्री को जो है कैसे बनाया जाता है। तो जैसे अगर आप मान लीजिए आपको जो कितने टाइम पीरियड के लिए ट्री बनाना है आपको नहीं मालूम, कितनी साइकिल के लिए बनाना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, पहले तो आप 2 के लिए बनाइए। तो देखिए आपके पास प्रिंसिपल कितना है, आपके पास प्रिंसिपल है 4000 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, वो है 5%। तो 5% यानी 1/100 कर दिया आपने, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, आपके पास आया कितना, आपके पास आया 200। और आपको मालूम है यही सेम 200 नीचे भी जाता है, यानी 200 हो जाएगा। और जो आपके पास ये पहला जो कॉलम है उसमें जो लिखा हुआ है उसका आपको R% निकालना है, यानी 200 इंटू R%, आर कितना है 5 और अपॉन 100, तो यानी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। समझ गए आप बात को अच्छे तरीके से। तो यानी 10, तो इसका मतलब टोटल वो कितना आ गया, इसका टोटल वो आ गया 410, लेकिन हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए 630.5। इसका मतलब 2 साल की बात तो नहीं हो रही। अब हमको क्या करना है, अब हमको 30 साल का भी निकालना है। तो हम 30 साल का निकालते हैं। 30 साल का कैसे निकालेंगे, आपको पता ही तो डायरेक्टली, ये तो हो गया आपका फर्स्ट का, ये हो गया आपका सेकंड का और ये हो गया आपका थर्ड का, ठीक है। तो 1, 2 और 3, तो आपने क्या किया, सेम यहाँ पर रिपीट हो जाता है 200। और आपको मालूम है जो यहाँ पर है इसका डबल होता है इसके नीचे, तो 20 आ गया यहाँ पे। और ये जो है 10 का, जो जितने भी कोने वाले होते हैं ना, जो ऐसे ऐसे चलते हैं, जो स्टेयर्स बना रहे हैं, ये सारे पिछले वाले का R% होते हैं। जैसे क्या हुआ था, देखिए सबसे पहला वाला क्या था, P, जस्ट सेकंड, P क्या था, P का R% आएगा सबसे पहला वाला, ठीक है ये। फिर इसका, फिर 200 का R%, फिर 200 का R% आएगा जो आपका ये वाली स्टेप होगी। फिर इसका जो 10 है इसका R%, 10 का R%, वो आएगी आपकी सबसे आखिरी वाली। तो 10 का R% यानी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0.5, ठीक है ना। कैसे, जो 10 इंटू 5 और परसेंट, तो 2 जीरो से कट के 0.5 आ गया आपके पास। समझ होंगे इस बात को। अब क्या करना है, आपको टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सारी जो वैल्यूज है उनको ऐड कर दीजिए। देखिए पहली वाली जो वो है कॉलम, उसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 इंटू 3 आ जाएगा, तो वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 600। फिर प्लस करेंगे आप, जो नेक्स्ट स्टेप है वो कितनी है, 10 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा 30। फिर प्लस करेंगे और अगला कितना है 0.5, तो 0.5 ऐड कर देंगे। आपके पास आ गया 630.5। 630.5 यही आपका आंसर है। यही पूछा जा रहा था क्या, जी हाँ बिल्कुल यही पूछा जा रहा था। तो आपका जो कितना टाइम पीरियड हो गया, 3 ईयर्स का टाइम पीरियड हो गया, और हमने सॉल्व भी कर लिया अच्छे तरीके से। आई होप आपको जो बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। देखिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आपको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है इस तरीके के क्वेश्चन में। आपको पता है कि जो साइन एक्स होता है वो क्या होता है, साइन वो टेन एक्स जो होता है वो होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है ना। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है हमको। तो साइन एक्स की वैल्यू होगी 3, कॉस एक्स की वैल्यू होगी 2। क्योंकि भाई देखिए दोनों के नीचे हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज तो आ ही रहा होगा, है ना। लेकिन हाइपोटेन्यूज तो हर जगह कैंसिल ही हो जाएगा, तो सीधा साइन की वैल्यू डाल दीजिए आप। साइन की वैल्यू कितनी होगी 3 और कॉस की वैल्यू होगी 2। आपने क्या किया, आपने इस इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यूज को डाल दिया। तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि कॉस की वैल्यू 2 है और साइन की वैल्यू 3 है,
तो 3 इंटू थ्री माइनस 2 इंटू टू, फिर आपके पास क्या है वैल्यू 3 इंटू थ्री यानी 9 प्लस 2 इंटू टू 4, फिर 3 इंटू थ्री 9 माइनस 4, तो आपके पास क्या आ गया लास्ट में 13/5 आ गया। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो गया 13/5। समझ के होंगे इस बात को, बहुत ही बेसिक सी बात है। चलिए अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में, बहुत ही आराम से कर लेंगे सॉल्व। क्या होता है फिर से बता देता हूँ, बोर्ड मास BODMAS, सबसे पहले जो है ब्रैकेट सॉल्व किए जाते हैं, उनमें सबसे पहले बिग ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑफ आता है, फिर डिवाइड किया जाता है। ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, लेकिन ऑफ की प्रेफरेंस जो होती है वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा होती है, उसको जो है दूसरे नंबर पर सॉल्व किया जाता है। फिर डिवाइड होता है, पता ही आपको, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया जाता है, फिर एडिशन किया जाता है, फिर सब्सट्रैक्शन किया जाता है। ये स्टेप्स हैं, पता ही होगा सबको, फिर भी मेरा काम है बताना, तो मैं सबको बताते हुए चलूँगा सारी चीज़ें। चलिए अब देखते हैं इस वाले को, स्क्वायर को हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे अंदर वाले को। तो 10/2 कितना हो जाता है 5, तो 5 3 जा 15, और 15 और इन दोनों को घटाएंगे तो 2 आएगा, तो यानी मेरा 17 हो गया। ठीक है, अच्छा मुझको ये कर्ली ब्रैकेट का भी ध्यान रखना है। तो 17 प्लस 35 यानी कितना हो गया, 17 प्लस 35 मेरा 52 हो गया। 52 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। जस्ट अ सेकंड, एक मिनट देखिए मैंने कहीं गड़बड़ किया क्या। 5 15 15 प्लस 2 17, और आपका जो 17 है 17 प्लस 35, 17 प्लस 35 कितना हो गया, 17 प्लस 35 52 के बराबर हो गया। और 52 इंटू 3 करेंगे, तो 52 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो गया, 106 आ गया। सही है, तो हमारे पास क्या आ गया, अभी तक हमारे पास आ गया 106। हमने अभी तक ये पूरा सॉल्व कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 106 आ गया हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे इसमें, फिर हम जो है इसमें 7 ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट अ सेकंड, कैलकुलेशन में एरर तो नहीं हो रही कहीं पर, एक सेकंड में दोबारा से करता हूँ। इन क्वेश्चन में ना यही मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में। देखिए इस पूरे अंदर वाले इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो 5 हो गया, और आपके पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 के बाद आपका 40 माइनस 20 40 है, तो 2 बचा इससे, तो आपके पास आ गया 17, और 17 प्लस 35 कितना रहता है, 17 प्लस 35 हो जाएगा 52 आपका। ठीक है 52 हो गया। फिर आपने क्या किया, 52 इंटू 3 करेंगे, 52 इंटू 3 हो जाएगा आपका, अच्छा 156 होता है। ठीक है 156 हो जाएगा ये पूरा। फिर 156 में आप 7 ऐड करेंगे तो 163 आ जाएगा। फिर इस जो ये आपका ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, इसे बाहर निकलेंगे तो आपको 4 मिलेगा, तो 163 प्लस 4 करेंगे तो 167 आ जाएगा, और आंसर क्या है हमारा 167 है। ठीक है, समझ गए होंगे बात को, बेसिक सी बात है। अच्छा ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। तो 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया जो हमको दिया गया है वो दिया गया है 324, और आपको दिया गया है दूसरा 225। फिर क्या बोला गया है कि बताइए ऑल्टीट्यूड जो अगर स्मॉल जो छोटा वाला ट्राइंगल है, छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा जिसका एरिया छोटा है, यानी 225 वाले की बात कर रहा है। 225 वाले का जो ऑल्टीट्यूड है वो उन्होंने दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए जो बड़ा वाला है उसका ऑल्टीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले तो बता दूं मैं ये बात आपको, जस्ट अ सेकंड, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मान लीजिए अगर ये दोनों ट्राइंगल है, आपका ट्राइंगल है ए बी और सी, और आपका दूसरा ट्राइंगल है आपका पी क्यू एंड आर। ये दोनों ट्राइंगल बोले जा रहे हैं कि ये सिमिलर हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी आर है, और बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है। तो इसका मतलब हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू आपका जो है ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर होगा। इसके अलावा जो इनके ऑल्टीट्यूड्स होंगे, मान लीजिए ए ई है और ये मान लीजिए एम है, तो इसका मतलब जो आपका ए ही है और जो आपका पी एम है ये भी रेशियो बराबर होंगे, आपस में प्रोपोर्शन में होंगे। और आपको जो एंगल बाइसेक्टर है, जैसे एंगल बाइसेक्टर को क्रॉस से शो करते हैं, एंगल बाइसेक्टर को क्रॉस से शो करते हैं, और मान लीजिए ये यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, ये एक्स पे मिल रहा है और ये वाई पे मिल रहा है। तो इसका मतलब जो आपका ए एक्स होगा अपॉन जो आपका पी वाई होगा ये भी सेम होगा, और आपका जो ऑल्टीट्यूड भी हो गया, आपका एंगल बाइसेक्टर भी हो गया, और आपकी जो मीडियंस होती हैं वो भी, सारे के सारे उनका जो रेशियो होता है वो आपस में प्रोपोर्शन में होता है। और साथ में जो आपका पेरीमीटर होता है, जैसे इसका पेरीमीटर मान लीजिए P1 है और इसका पेरीमीटर मान लीजिए P2 है, तो P1 अपॉन P2 के प्रोपोर्शन में होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। और इनमें से किसी का भी स्क्वायर कर दिए रेशियो का, एरिया क्या होता है A1 अपॉन A2, तो क्या हो जाएगा वो इनमें से जो साइड्स है ना किसी भी, या तो आप साइड्स का रेशियो ले लीजिए, या फिर आप मीडियन का रेशियो ले लीजिए, या फिर आप
जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसका रेशियो ले लीजिए, या फिर आप जो है जो आपके एंगल बाइसेक्टर है उनका रेशियो ले लीजिए, किसी का भी रेशियो लेके उसका स्क्वायर कर दीजिए, किसी का भी रेशियो लेके उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपके पास एरिया का रेशियो निकल आएगा। तो हमको क्या बोला गया, हमने बोला कि चलो एल्टीट्यूड का रेशियो ले लेते हैं हमने क्या बोला, हमने बोला कि चलो हम ऑल्टीट्यूड का रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि किसका भी रेशियो ले लो सब प्रोपोर्शन में होने वाला है। तो आपको मैं शो कर देता हूँ A1/A2, ये ऑल्टीट्यूड का रेशियो हो गया, इनका स्क्वायर करेंगे हम ऑल्टीट्यूड के रेशियो का, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एरिया है उसका रेशियो आ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एरिया क्या है, वो है हमारा 225/324, ये हो गया। अच्छा A1 क्या है, छोटा वाला, तो वो कितना है 10, तो 10/A2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 225/324। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ ना अंडर रूट ले लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूँ, तो 10/A2 इज इक्वल टू 15/18, क्योंकि हमको मालूम है 225 15 का स्क्वायर है, और जो 324 है वो 18 का स्क्वायर है, तो 3 5 जा 15 और 3 6 जा 80, फिर हमने क्या किया 5 2 जा 10 हो गया, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो A2 विल बी 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 सेंटीमीटर हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं है एकदम, इस क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन को मैं बताऊं उससे पहले एक एडिशनल चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए इधर अगर आपको कहीं पर कोई क्वेश्चन दी जा रही है जहां पर बोला जा रहा है कि a प्लस बी आपका x के बराबर है, और आपको बोला जा रहा है a माइनस बी है वो आपका y के बराबर है, और आपको a और b की वैल्यूज निकालनी है, तो आप कुछ मत कीजिए, सिंपल है, आप दोनों को ऐड कीजिए और डिफरेंस दोनों को ऐड कीजिए और हाफ कर दिए, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और हाफ करते हैं तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए बात होगी नहीं, क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए और हाफ कर दीजिए, यानी मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास आएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो 2a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अगर आपने हाफ कर दिया तो a की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वाई बाई 2, तो यानी a की वैल्यू निकल आई सीधी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको जो है b की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, दोनों का डिफरेंस करना है, दोनों का डिफरेंस करेंगे, देखिए इन दोनों इक्वेशन का अगर मैं डिफरेंस करता हूँ तो यहाँ लिखता हूँ 2b आएगा, और जो किसके बराबर हो जाएगा x माइनस वाई के बराबर, और मैं इसको हाफ कर देता हूँ, फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो b की वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई बाई 2। समझ गए, तो क्या याद करना है आपको, देखिए जो फॉर्मूले होते हैं ना, जब आप फॉर्मूले को लैंग्वेज की फॉर्म में याद कर लेते हैं ना, तो उनका जो अप्लाई करने का जो टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा फॉर्मूले को ऐसा लैंग्वेज की फॉर्म में याद करने की कोशिश कीजिए बजाय उसके मैथमेटिकल फॉर्म में, क्योंकि जब आप उसको लैंग्वेज की फॉर्म में याद कर लेते हैं ना तो आप उसको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर पाते हैं। चलिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि एक बोट है, कोई एक नाव है, वो जो है 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलती है 5 घंटे में। अच्छा 5 घंटे में 15 किलोमीटर चलती है अप स्ट्रीम, यानी धारा के विपरीत चलती है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, मैं टाइम व डिस्टेंस को डिवाइड कर दूंगा टाइम से, तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी जो कि है मेरी 3, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो मैं मान लेता हूँ x माइनस वाई, एक्स क्या है, एक्स है आपकी बोट की स्पीड, और जो y है वो क्या है आपकी स्ट्रीम की स्पीड, दोनों अपोजिट होंगी, तो इसका मतलब x माइनस वाई हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बोट की स्पीड बड़ी होती है तो x में से घटाएंगे हम y को। चलिए ये बात हो गया, तो कितनी होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरी क्वेश्चन में बोल रहा है कि 42 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं 6 घंटे में, तो यानी डाउन स्ट्रीम जब होती है, डाउन स्ट्रीम यानी जो विपरीत की जो धारा है उसी की दिशा में चल रही है जो बोट है हमारी, तो यानी दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, तो x प्लस वाई, और 42 किलोमीटर चल रहा है 6 घंटे में, यानी स्पीड कितनी हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, हमको निकालनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम कौन सी है हमारी y, और आपको पता है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब हमको छोटी वाली वैल्यू निकालनी है, नेगेटिव साइन वाली वैल्यू निकालनी है, तो हमको दोनों को क्या होना है, घटाना होता है। b की वैल्यू निकालनी है जैसे, तो हमने घटाया दोनों को, इसी तरीके से हमें यहाँ पे जो है x की y की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों घटाएंगे, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 7 माइनस 3, यानी वो कितना हो जाता है 7 माइनस 3 हो गया हमारा 4 के बराबर, और इसको बाई 2 कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारी स्ट्रीम की वैल्यू, स्ट्रीम की स्पीड होगी हमारी, जो धारा है वो किस स्पीड से बह रही है तो वो हमको पता चलेगा। चलिए ये बात ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन में कोई भी और मेथड है नहीं, मतलब बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, तो इनमें ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। चलिए जहाँ पर भी मौका मिलता है मैं वहाँ पर आपको पूरा का पूरा बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन में और इधर उधर की चीज़ें बताने लगूंगा ना तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ नहीं, मुझे तो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी फोकस करते हुए चलना है कि आपको बिल्कुल भी इधर उधर की बातें अभी ना बताऊँ। पहले आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंसोलिडेट कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है।
और हमेशा याद रखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी एडुविट चैनल, आपको यहाँ पर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह पर कंपाइल्ड फॉर्म में मिलेंगे, जिससे कि आपका बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट हो। चलिए, ये 6th क्वेश्चन है। इस 6th क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है? इस 6th क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि जो आपके ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है √6x² माइनस के एक्स प्लस √6 इज इक्वल टू 0, और इनके जो रूट दे रखे हैं वो हमको दे रखे हैं sec x sec थीटा एंड sin थीटा, ये रूट दे रखे हैं। अब हमसे बोला गया के की वैल्यू निकाली, तो इसके दो मेथड है। देखिए, सबसे पहला मेथड मैं बताता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस पे बताता हूँ मैं आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये मेथड है क्या। चलिए, आपको एक बात पता है कि आपको क्या बोला जा रहा है, सेक थीटा एंड साइन थीटा इसके प्रोडक्ट, इसके रूट है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा सेक एक्स सेक थीटा इंटू साइन थीटा, और सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 कॉस लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा? ये हो गया आपका टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब टेन थीटा की मुझे मालूम है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए भी होता है। आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपके पास सी अपॉन ए, जब आप सी अपॉन ए लिखते हैं ना इस इक्वेशन से, सी अपॉन ए, तो आपको जो वैल्यू आती है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की आती है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है? √6, और ए की वैल्यू कितनी है? वो भी √6। तो कितना हो गया टेन थीटा? टेन थीटा हो जाएगा आपका 1। तो यानी थीटा कितना होगा? थीटा हो गया आपका 45। 45 इसलिए हो गया क्योंकि हमको यहाँ पे क्या बोला गया? हमको बोला गया यहाँ पे जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच की बात है, बस, ना तो उससे ज़्यादा है ना उससे कम है। ठीक है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में। चलिए, तो आपको ये बात समझ में आ गई, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 90 डिग्री। अब आपके पास क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री की बात हो रही है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हो गया हमारा टेन थीटा। अब हम क्या करते हैं? अब हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स, क्योंकि हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है के की वैल्यू, और मुझको ये मालूम है के की वैल्यू जो है इस वाले टर्म में आ रही है बी की जगह पर। ये कहाँ पर आ रही है? ये आ रही है बी की जगह पर। अभी बी की जगह पर आ रही है, तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ, क्योंकि बी के एक्सप्रेशन में सम ऑफ रूट्स के एक्सप्रेशन में बी आता है, तो मैं के की वैल्यू निकाल पाऊंगा। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो मैं निकालता हूँ सम ऑफ रूट्स, सेक थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा हमारा सम ऑफ रूट, सेक थीटा प्लस साइन थीटा, ये होगा सम ऑफ रूट्स। और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 45 डिग्री एंगल, तो √2, और 45 डिग्री यहाँ पर भी आएगा, तो 1/√2 इज इक्वल टू 3/√2। ये हो गया 3/√2। क्या हो गया? √2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 3/√2। और अगर मैं सम ऑफ रूट्स यहाँ से निकालूँ, जो इक्वेशन है मेरी, तो उस इक्वेशन में अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ, तो वो क्या, ये जिसको मैं मान लेते हैं, इसको मैं मार्क कर देता हूँ इक्वेशन 1 के नाम से। ठीक है, और जो आपका सम ऑफ रूट्स है वो क्या हो जाएगा? -b/a। तो x का जो कॉफिशिएंट होता है वो होता है b, तो मैंने माइनस साइन लगाया माइनस के साथ, और अपॉन a कितना है? √6, अपॉन ए हो गया √6, तो ये आएगा k/√6। अच्छा, और ये भी क्या है? ये भी आपका जो है सम ऑफ रूट्स है। तो आपकी जो इक्वेशन है, जो आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, वो दोनों आपस में क्या होंगी? वो दोनों आपस में बराबर होंगी। तो आपने 3/√2 इज इक्वल टू k/√6, तो आपने √2 से √6 को कैंसिल किया, तो √3 आया मेरे पास, और k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू आ गई 3√3। k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू आ गई 3√3। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 3√3। ठीक है ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि आपका 3√3। कोई इशू नहीं है यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, चलिए, अब इसको क्या करना है? हमको इसको एक और मेथड से देख लेना है। वो मेथड कौन सा है? वो मेथड है आपका उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि जो रूट्स होते हैं किसी भी इक्वेशन के, वो उसको सेटिस्फाई करते हैं। किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो आपने क्या किया? आपको पता है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? सेक थीटा और साइन थीटा है। तो आप क्या कीजिए, आप जो है सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप जो है मेथड 2 देखिए। तो मेथड 2 में आप सबसे पहले तो आपने ये मान लीजिए, जो पहला वाला आपने मेथड लगाया है ना, उससे आपने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री निकाल दी। प्रोडक्ट वाला तो आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, वो वैल्यू निकाल दी आपने 45 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, आप जो साइन थीटा की वैल्यू ना 45 डिग्री पर क्या होती है? साइन थीटा की वैल्यू होती है 45 डिग्री पर 1/√2। तो आप क्या कीजिए, 1/√2 को ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कीजिए। 1/√2 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कीजिए, और इसको जो है 0 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि ये रूट है, साइन थीटा और सेक थीटा रूट है, तो इसका मतलब वो इक्वेशन को 0 कर देंगे। तो बस आपको क्या करना है, तो √6 इंटू 1/√2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 1/√2 प्लस √6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, √6 इंटू 1/2 हो गया, माइनस k/√2 प्लस √6 इज इक्वल टू 0।
अब आपने क्या किया, पूरे में आपने जो रूट 2 का एलसीएम ले लिया, तो आपके पास क्या है यहाँ पे ऊपर, आपके पास आ जाएगा √12/2 माइनस के और प्लस √12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आप जो है √12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2√3/2 और माइनस 2√3 नहीं प्लस 2√3 माइनस के इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हुआ और आपका 3√3 आ गया, और ये क्या हो गया, ये के बराबर हो गया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यही हमारा आंसर है, क्या हो गया हमारा आंसर, हमारा आंसर हो गया 3√3। 3√3 समझ में आ गई बात आपको। कुछ नहीं किया, जो हमने 45 डिग्री वैल्यू निकाली थी कि 45 डिग्री पे जो है tan थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी एंगल हो गया 45 डिग्री, तो उसी 45 डिग्री को sin थीटा में डाल देना है, और sin थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी 1/√2 उसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पर पुट कर देना है, और जो सम होगा वो हमारा 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये जो sec थीटा है और जो sin थीटा है वो इस रूट के इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, यानी इस इक्वेशन को वो 0 कर देंगे। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहे हैं, तो CP ऑफ 12 पेन्स और इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन। देखिए जब भी आपको बोला जाए ना CP ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, इक्वल टू का इस तरीके से स्टेटमेंट हो, तो जिसके साथ C आ रहा है ना, जिस कॉफिशिएंट के साथ C आ रहा है, जैसे CP आ रहा है वो SP हो जाएगा, तो यानी SP क्या हो गया आपका, SP हो गया आपका 12, और जिस कॉफिशिएंट के साथ आपका SP आ रहा है वो क्या हो जाएगा, वो C का कॉफिशिएंट हो जाएगा, तो आपका C का कॉफिशिएंट हो जाएगा 8, मतलब C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। समझ गए। तो आपका रेशियो निकाल लेते हैं, अगर आपका C जो है 2 है तो आपका SP 3 हो जाएगा, यानी अगर 2 की लागत लगी है तो बेचेगा सामान को 3 में, यानी 1 पैसा कमाएगा, 1 रुपये कमाएगा कितने पर, 2 की लागत लगी है ना तो 2 पर, तो परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, तो आपका 50% आ गया। एक तो ये तरीका हो गया, आपको क्या करना है, आपको जब भी इक्वल टू बोला जाए तो हमेशा जो कॉफिशिएंट होते हैं ना उनको इंटरचेंज कर दो। कॉस्ट प्राइस के साथ 12 आ रहा है तो 12 का मतलब सेलिंग प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस जो है 8 के साथ आ रहा है तो इसका मतलब 8 जो है CP हो गया। एक तो ये तरीका हो गया, ये तो हो गया आपका मेथड 1। लेकिन फिर भी अगर आप इस तरीके से नहीं सोचना चाहते, आप चाहते हैं कि जो लैंग्वेज बोली जा रही है मैं उसी लैंग्वेज से क्वेश्चन बनाऊं, तो चलिए आप ऐसे कीजिए मेथड 2 में, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स बोला है तो C × 12 हो गया, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, तो आपने S × 8 कर दिया, फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 4 × 2 = 8 एंड 4 × 3 = 12 और 3C इज इक्वल टू 2S, फिर आपने यहाँ से निकाला C/S की वैल्यू आ गई 2/3 के बराबर, यानी अगर सेलिंग प्राइस 3, अगर CP यानी लागत अगर 2 है तो उसका जो सेलिंग प्राइस है जो CP जो SP हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, यानी वो हर 2 रुपये की चीज़ पर 1 रुपया बचा रहा है, 1 रुपया कमा रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि CP आएगा नीचे तो 2 और इंटू 100 यानी परसेंट आ जाएगा 50%, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ए सही। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब आसानी से इस चीज़ को कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, अब आपको बोला जा रहा है कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो आपको बोला जा रहा है कि एक आपको जस्ट अ सेकेंड, तो ये रहा आपका 8th क्वेश्चन है, अब जो आपको देखना है, जस्ट अ सेकेंड, 8th क्वेश्चन में आपको एक क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं ये लोग एक्चुअली इस क्वेश्चन में, और ये बोल रहे हैं कि जो लेंथ है ना क्यूबॉइड की वो कितनी है, वो आप जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं 10% से, इन्होंने जो लेंथ को इंक्रीज़ किया है, जब आपने इंक्रीज़ किया है 10% से, देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, तो इन्होंने जो है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, 10% से इन्होंने जो लेंथ और जो ब्रेथ है उसको इंक्रीज कर दिया, यानी अगर मैं मानूँ पहले, जस्ट अ सेकेंड, हाँ अगर मैं मानूँ पहले, तो अगर मेरी पहले जो है 10 थी लेंथ, कितनी थी 10 यूनिट, 10 यूनिट्स की अगर मेरी लेंथ थी तो वो कितनी होगी, बढ़ गया 10% बढ़ गई, यानी 10 पर 1 बढ़ गया, तो कितनी होगी 11 होगी। वहीं अगर मैं विड्थ की बात करता हूँ तो विड्थ कितनी होगी 20% बढ़ गई, 20% का मतलब आपको मालूम है 20% यानी 20/100, तो कितना हो जाएगा 1/5, तो यानी वो 5 से अब कितनी होगी, अब वो 5 से 6 होगी, बढ़ गई ना, तो 1 बढ़ गई। अच्छा अब इन्होंने क्या बोला है, जो आपकी हाइट है वो क्या है, वो जो है कम होगी, कितनी कम होगी 20% कम होगी, 20% का मतलब आपको 1/5 वाले में, यानी जो नीचे होता है ना वो इनिशियल होता है, यानी अगर पहले 5 तो 1 कम हो जाएगी यानी 4 हो जाएगी, तो 5:4 हो जाएगा। ये बात समझ गए आप, 5:4 हो जाएगा। फिर अब आपको क्या करना है,
अब आपसे पूछा गया कि बताइए वॉल्यूम में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, क्या फ़र्क पड़ा। तो आप एक बात देखिए, वॉल्यूम कैसे होगा, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, ये तो इनिशियल हो जाएगा, यहाँ से फाइनल आ जाएगा। तो इनिशियल क्या हो जाएगा, आप पहले तो कैंसिल कर लीजिए ये 2 से, और ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो आपका ऐसे ही रहने वाला है। तो 5 5 जा 25 इंटू 5 इंटू 125 आ जाएगा, ठीक है। और 11 6 जा 66 और 66 इंटू 2 132 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, कितना इंक्रीज हुआ। ये तो हमको दिख गया कि ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो यानी अगर इनिशियल 125 था तो फाइनल 132 हो गया, तो ये तो इंक्रीज तो हुआ है, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ, 7 यूनिट इंक्रीज हुआ, और कितने पर 7 यूनिट इंक्रीज हुआ है, ये हुआ है 125 पर 7 यूनिट इंक्रीज। और परसेंटेज निकालना तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 25 5 जो 125, 25 4 जा 100, तो 28/5 आ गया, 28/5% आ गया आपका। यानी आपके पास हो जाएगा 553%। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 53/5% हो जाएगा। ये बात आपको ठीक है। या तो इस तरीके से कर सकते हैं, और ये आपका है रेशियो मेथड। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप जो सक्सेसिव परसेंटेज वाला जो मेथड होता है, जो x + y वाला बताया था मैंने, उससे भी कर सकते हैं। उससे कैसे कर सकते हैं, देखिए अब उसको निकाल सकते हैं आप, जैसे 2 का पेयर बना के निकाल दीजिए। आप क्या कीजिए, पहले जो आपका 10% है और जो आपका 20% है, इनसे निकाल लीजिए कि इफेक्टिव परसेंटेज कितना आएगा। तो मैंने निकाला 10% प्लस 20% प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100 इंटू, ठीक है ना, ये परसेंट हो गया। तो 2 का कंबाइन करेंगे तो क्या 30 प्लस 2, तो यानी अल्टीमेटली 32% आ गया मेरा। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ की वजह से जो क्या हुआ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि दोनों इंक्रीज हुए हैं, तो अल्टीमेटली कितना इंक्रीज हो गया, लेंथ ऑफ ब्रेथ की वजह से 32% इंक्रीज हो गया। चलिए ये बात आपकी ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, 32% इंक्रीज के बाद उन्होंने हाइट को तो डिक्रीज किया है ना, तो अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तो 32% माइनस 20%, और फिर माइनस माइनस क्यों आया बाद में, क्योंकि 32 पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, और जो 20 मल्टीप्लाई हो रहा है 32 के साथ, वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, तो अल्टीमेटली नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 30 इंटू 20 और अपॉन 100, 32 आएगा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो आया 12 माइनस आपका 5 6.4, ठीक है ना, 5 6 30 और 0.4 20। तो आपके पास क्या है अल्टीमेटली, आपके पास अल्टीमेटली आ गया 5.6%। क्या यही तो है, 5 और 3/5 कितना होता है 0.6, तो परसेंटेज सेम ही बातें होगी दोनों। आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या होता है आपका सक्सेसिव मेथड। जस्ट ए सेकेंड, ये आपका हो गया सक्सेसिव मेथड। एट्थ क्वेश्चन था ये हमारा, आपका सक्सेसिव मेथड आ जाएगी। सक्सेसिव मेथड बोलिए या फिर इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज बोलिए, कुछ भी बोलिए आप, ठीक है। तो ये हो गया बस। बाकी आप एक जो 100 मानकर भी कर सकते हैं। आप कैसे मान सकते हैं इसको, अगर आप जो है इस पूरे को जस्ट अ सेकेंड, अगर आप इस पूरे को मान लें कि आप जो इनिशियली मान लीजिए कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इसकी जो लेंथ है वो 100 है, 100 से बढ़कर कितनी होगी 110 होगी। इसकी जो लेंथ है ये भी 100 थी, तो 100 से बढ़कर 120 हो जाएगी, क्योंकि 20% इंक्रीज हुआ है। फिर आपने देखा कि अगर मैं इसकी हाइट भी मान लूँ 100 है, तो कितनी कम होगी 20% कम होगी। 100 का 20% यानी 20 होता है, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा बस। फिर आपने क्या किया, ये तो होगी आपकी ब्रेथ, ये होगी आपकी लेंथ, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद देख लेना डिफरेंस कितना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आपका आ जाएगा, पहले तो हटाते हैं, 0 से 0 हटाया, इस 0 से ये 0 हटाया, इस 0 से ये 0 हटाया, फिर 2 4 जा और 2 5 जा, और ये कितना हुआ 2 6 जा और 2 5 जा। तो सेम आपके पास वही रेशियो आ गया जो इनिशियली आया था, ठीक है ना। और इससे 2 से ये वाला 2 भी 5 जा, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, तो 125 इंटू आपके पास आ गया 132। तो सेम वही रेशियो आ गया जो आपके पास इनिशियली था पहले मेथड से। तो कैसे भी करिए, ये आपके ऊपर है, फ्रैक्शन मान के कर लीजिए, 100 बेस मान के कर लीजिए, या फिर आप इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लीजिए सक्सेसिव मेथड से, ठीक है ना। चलिए अब आप क्या कीजिए यहाँ पर, ये तो 16 क्वेश्चन, अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, अभी तो हमने 8th क्वेश्चन किया है ना। अब आपने जो है देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा लैग हो जाता है इसमें सिस्टम में। जी ठीक है, 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा आपका 9th क्वेश्चन। चलिए ये जो 9th क्वेश्चन है आपको वो कैसे करना है,
अब आपको जो है कॉस की वैल्यू दी हुई है, आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आप एक्स मान लेते हैं एंगल, तो आपका बेस कितना होता है 24, आपका हाइपोटेन्यूज होता है 25, और जो ट्रिपलेट बनता है वो होता है 7। तो 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट होता है। हमसे बोला जा रहा है कॉट एक्स की वैल्यू, कॉट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आ गया आपका 24 और परपेंडिकुलर आ गया 7 प्लस कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 25 और परपेंडिकुलर कितना है 7। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 49/7, यानी आपके पास आ गया आंसर अल्टीमेटली 7। तो थर्ड जो है आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, बेसिक सा क्वेश्चन था। अब आप क्या कीजिए, देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि ये जो कुछ बार चार्ट बार ग्राफ हमको दिया गया है, और उसमें बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना वो 4 स्कूल में एडमिट होते हैं, S1, S2, S3 एंड S4, और 2 कंसेक्यूटिव साल के लिए 17 और 18 के लिए। तो बताइए एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन ऑल द स्कूल, मतलब 2018 में जो औसत कितने बच्चों ने जो है एडमिशन लिया है एवरेज। तो आपको मालूम है एवरेज निकालना है, तो सबको ऐड कर दीजिए, और उसके बाद जो है जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे 4 स्कूल है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, वही करेंगे हम लोग। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2018 की बात करें, 2018 जो है जो ऑरेंज कलर है उससे शो हो रहा है, तो 320 और 360 यानी कितना होगा 680, 680 प्लस 250 एंड 150 यानी 400। तो आपके साथ 1080 आ जाएगा बस। और आपको एवरेज निकालना है तो 1 2 3 4 4 से डिवाइड करना होगा, तो यानी 4 2 8, 4 7 28 और 0, तो 270 आपका आंसर हो गया। सही है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो ठीक है ना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए 11th। तो देखिए 11th क्वेश्चन में क्या होता है, इसका मेथड 1 अगर आप देखें तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a+b का होल स्क्वायर, मैं भी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, और a-b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है डायरेक्टली ab के बराबर होता है, 4ab के बराबर। और सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए ab का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, ये डायरेक्टली किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब आप क्या कीजिए, अब आप जो है इसी को यूज़ करते हुए सीधा वो कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। जब इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है, जब इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ ए बी, क्या करेंगे ट्वाइस ऑफ ए बी, तो 2 इंटू ए, लेकिन यहाँ पे b की जगह पर क्या है, b की जगह पर 2 है, 2b है ना, खाली b नहीं है। जो वहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे तो यहाँ पे खाली b लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2b है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2b आएगा, तो यानी आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 4b आता है ना, 4ab आता है। मैंने वहाँ 4ab लिखा था ना, मतलब एक बार रुक जाइए, कहीं मैंने गलत तो नहीं लिखा था मिस्टेकली। देखिए कुछ नहीं है, वो फॉर्मूला क्या है आपका, a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो ab है उसकी वैल्यू 2ab के बराबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी 2ab लिखेंगे b की जगह पर, तो बस हमारा क्या आ गया 8ab आ गया, 8ab। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर आपको इनकेस ये फॉर्मूला नहीं याद, इस ये आप डायरेक्टली रिजल्ट नहीं याद, आपके दिमाग में नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप सीधे इसको खोल दीजिए, मतलब आप जो है a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं दोनों को, a+b प्लस a-b, ये हो गया, इनटू मल्टीप्लाई किस पे करते हैं, दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, तो a+b माइनस a+b, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को आपने -b प्लस b हो गया तो 2a आ गया, और -a प्लस a क्या हो जाएगा 2b आ जाएगा, तो आपके पास 4ab आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो कैसे सॉल्व करेंगे, a+2b, और मैं इस वाले पार्ट को ऐड करूँगा इसमें, प्लस a माइनस 2b, फिर मल्टीप्लाई करूँगा और इन दोनों का डिफरेंस ले लूँगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास a+2b माइनस ऑफ माइनस आ गया, और माइनस का माइनस करूँगा तो +2b आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करा मेरा यहाँ पे आ गया मेरा 2a, और 2b से -2b कैंसिल हो गए दोनों, इनटू a से मेरा माइनस से कैंसिल हो गया, बचा 2b 4b, तो 4b आ गया, मेरा आंसर आ गया 8ab। ठीक है, तो 8b मेरा आंसर, कैसे भी कर लीजिए आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं यहाँ पे कि दोनों का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर खोल दीजिए उसके बाद कर लीजिए, वो भी कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको जो है क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ व्हाट परसेंट इज द एवरेज एडमिशन ऑफ स्कूल S3 and S4 in 2018 of the average admission of
स्कूल S1 एंड S2 इन 2017। तो एवरेज, दोनों का एवरेज बोल रहा है और दो दो क्वांटिटी ली हुई है, तो यानी यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का ही जब हमको परसेंटेज निकालना है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब एवरेज निकालने की हमको ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सम करके निकाल देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। समझ गया बात को? नहीं समझे तो मैं आपको बता दूंगा अभी क्वेश्चन के थ्रू कि मैं यहाँ पे क्यों ये मना कर रहा था करने के लिए। चलिए, क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज इज द एवरेज एडमिशन ऑफ स्कूल्स S3 एंड S4। 2018 का S3 एंड S4, 2018 का S3 एंड S4 तो कितना हो जाएगा आपका 400 हो गया। द परसेंटेज इज द एवरेज एडमिशन, एवरेज कितना बाई 2 करेंगे, ठीक है ना। 2018 ऑफ द एवरेज एडमिशन ऑफ S1 एंड S2, S1 एंड S2 2017, तो S1 एंड S2 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 250 प्लस 240 यानी 490 हो गया, और इसका भी एवरेज करना है 2। तो मैं ये कह रहा था कि 2 से तो 2 कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो आपको यहाँ पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, एवरेज लेने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा बस सम ले लेते तो भी आपका काम चल जाता। चलिए, और यहाँ पे क्या जो है ऑफ द एवरेज एडमिशन ऑफ S1 एंड S2 बोल रहा है ना, तो इसका मतलब इससे डिवाइड होने वाला है, ये नीचे आएगा 490 नीचे आएगा, तो 400 अपॉन 490 और इनटू क्या होगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका 4000 अपॉन 49 आ जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, 4000 अपॉन 49 आ गया। अब आप क्या कीजिए इसमें, अब आपको पता है कि जो 49 है ना, अगर इसकी जगह 50 होता तो हमारा काम चल जाता, कैलकुलेशन में हमको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि हमने 49 में एक जोड़ा, ठीक है। अब आपको बताइए, आप किसी भी फ्रैक्शन में अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी ऐड कर सकते, तो आप जब डिनोमिनेटर में एक जोड़ रहे हैं तो उसी प्रपोर्शन में एक जितना परसेंट होता है 49 का, उतना ही परसेंट आपको 4000 का भी जोड़ना पड़ेगा 4000 के अंदर, समझ गए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं 1/50 इंटू 4000, एक कितना परसेंट है 50 का, और वो जो और उतना ही परसेंट हमको 4000 का निकालना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ और 4 8 जा 40 और 0, तो यानी अगर मैं यहाँ पर एक ऐड कर रहा हूँ 49 में, तो मैं ऊपर 80 ऐड कर दूंगा, तो वो सेम प्रोपोर्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं फ्रैक्शन में अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड नहीं कर सकता। अगर मैं डिनोमिनेटर में कुछ ऐड कर रहा हूँ तो मुझको उसको कैंसिल करने के लिए या फिर वो जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू चेंज ना हो, इसके लिए मुझे न्यूमरेटर में भी कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मुझको 80 ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया 4080 अपॉन 50, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया और 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और 0.6, ठीक है ना, 81.6 हो गया हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली, जो कि ऑप्शन 2 है। समझ गए होंगे बात को, ये अप्रॉक्सीमेटली मेथड है, कुछ नहीं करना होता। जो भी आप डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं या जो भी घटा रहे हैं, तो ये निकालने के लिए कि वो सेम परसेंटेज आप न्यूमरेटर में भी ऐड करें और न्यूमरेटर में भी घटाएं, उसके लिए आप जो है जो वैल्यू आपने ऐड करी है ना उसको डिवाइड कर देते हैं, किससे, जो वैल्यू आपने ऐड करी है उससे डिवाइड कर देते हैं जिसमें ऐड करी है। देखिए 50 हो जाता है ना हमारे, मतलब जो बन जाएगा लास्ट में 50 बन जाएगा, और इनटू जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं 49 से ऐड नहीं डिवाइड नहीं करूंगा, एक्चुअली मुझको करना तो 49 से चाहिए, लेकिन एक बार बताइए अगर भाई मुझको 49 से डिवाइड ही करना था तो फिर मैं ये मेथड लगाता ही क्यों, तो फिर तो मैं सीधे डिवाइड ही ना कर देता, मैं डिवाइड ही तो नहीं करना चाहता, इसी वजह से मुझे उसे डिवाइड से बचने के लिए मुझको ये मेथड लगाना पड़ा। समझ गए होंगे आप बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 17 क्वेश्चन है, क्या बोला इस क्वेश्चन में, रेशियो पूछ रहा है हमसे, किसके बारे में रेशियो पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन द फोर स्कूल्स इन 2017 में कुल मिला के कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, यानी ब्लू वाला देखना है। तो देखिए 490, इन दोनों को जोड़ा मैंने 490 आ गया, और इन दोनों को जोड़ा तो 500 आ गया, यानी 990 आ गया अल्टीमेटली, ठीक है। 11 का फैक्टर आना चाहिए सबसे शुरुआत वाले में, तो जनरली ऐसा ही होगा। चलिए देख लेते हैं, आप कहेंगे कि बाद वाले फ्रैक्शन में भी तो हो सकता है कि 11 आ जाए और दोनों 11 कैंसिल हो जाए, तो इसलिए चलिए ये नहीं लगाते हम। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन द 4 स्कूल इन 2018, किससे रेशियो निकालना है, 2018 में जितने एडमिशन हुए उनसे। 2018 में एडमिशन हुए यानी जो हमारा ऑरेंज से शो हो रहा है, ऑरेंज से शो हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा 320 प्लस 360, वो हो जाएगा आपके पास 680, और 680 में क्या ऐड करना है आपको, 680 में ऐड करना है आपको 150 प्लस 250 यानी 400, तो आपके पास आ जाएगा 1080। तो यहाँ पे क्या किया आपने 1080 किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 11 जा 99 होता है, तो आपने क्या किया यहाँ पे 11 बचा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से जो डिवाइड करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा, और यहाँ पे जब करेंगे तो 12 आ जाएगा, 9 12 जा 108, तो आपका आंसर हो गया 11:12। समझ गए होंगे बात को, बिल्कुल आसानी से, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए अब देखिए 18 क्वेश्चन देखिए टाइम एंड वर्क का है, इसमें मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको एलसीएम को समझाऊंगा इसी क्वेश्चन के थ्रू। देखिए एक टैप है, एक नल है, और वो क्या कहता है, वो टैंक को जो है 20 आवर्स में फिल कर देता है, तो अब कितना काम कर रहा है, वो 20 आवर्स तक काम कर रहा है, ठीक है। और जो टैप बी है वो क्या करता है, वो उसी टैंक को, सेम टैंक को 30 घंटे में फिल कर देता है, तो वो क्या करता है, वो 30 आवर्स तक काम कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 20 और 30 का,
मैंने क्या बताया था एलसीएम कैसे लिया जाता है, हमेशा जो बड़ी वाली संख्या है उसको उठा लो। तो 20 और 30 में कौन सी संख्या बड़ी है, वो है 30। तो 30 को मैंने उठाया और इसको मैंने ऐसे पूरे फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। तो ब्रेक करने के लिए फैक्टर को क्या कर सकते हो, 5 × 3 × 6 आपने कर लिया, ठीक है। ये जस्ट अ सेकंड, 5 × 6 होगा, सॉरी 3 क्यों आएगा अलग से। तो आपके पास क्या गया, आपने 5 × 6 में ब्रेक कर लिया इसको, क्या किया आपने 5 × 6 में ब्रेक कर लिया, 30 आ गया। अच्छा अब आप देखिए, और 6 को भी आप क्या लिखिए, 6 को भी आप जो है 2 × 3 लिखिए, 6 को भी क्या कीजिए 2 × 3 लिखिए। अब आपको पता है कि 5 × 2 × 3 30 हो गया। अब इससे ना 20 बनाने की कोशिश कीजिए। तो 5 × 2 तो 10 तो आ गया, 5 × 2 10 आ गया, लेकिन आपके पास एक और 2 चाहिए इसको 20 बनाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी तरफ से एक 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो संख्या निकल के आई यही आपका अल्टीमेटली एलसीएम हो गया। क्या निकल के आया आपके पास, 5 × 2 × 3 × 2 यानी आपका हो गया 60। तो इन दोनों का 20 और 30 का जो एलसीएम हो जाता है वो 60 हो जाता है। तो टोटल वर्क जो हो गया वो 60 हो गया हमारा, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो हमारा 60 आ गया आंसर, जो टोटल वर्क हो गया इन दोनों का। अब हमको क्या करना है, अगर ये जो है जो 20 लीटर का जो वो है उसको जो है 20 आवर्स में भरता है, तो यानी वो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 1 घंटे में 3 लीटर काम कर रहा है, 3 लीटर फिल कर रहा है। और वहीं पर अगर बी जो है पूरी टंकी को 30 आवर में भर देता है, 60 लीटर की टंकी को, टैंक को, तो यानी वो कितना काम कर रहा है, वो जो है 2 लीटर पर आवर काम कर रहा है, ठीक है ना। ये प्रत्येक घंटे के हिसाब से हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है, अगर मैं दोनों टैप को ऑन कर दूं तो बताइए कितना टाइम लगेगा दोनों को फिल करने में। अगर दोनों टैप ऑन है यानी दोनों जो है 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 3 + 2 यानी 5 लीटर जो है वो हर घंटे भर रहे हैं। और टोटल भरना कितना है, टोटल भरना है उनको 60 लीटर। तो यानी 60/5 अगर मैं कर दूंगा तो टोटल टाइम आ जाएगा जितने में पूरी टंकी जो है फुल हो जाएगी, पूरा टैंक जो है फुल हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आवाज 60/5 यानी 12। तो 12 आवर्स आपका टाइम आ गया, जो कि है आपका ऑप्शन 1। समझ में आ गई बात, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी सिंपल है ये वाला पेपर, बट आपको जो है हर पेपर से सीखना है। हर पेपर जब से सिंपल आता है तो आप जो है सिली मिस्टेक्स भी कर सकते हैं, उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 टेंजेंट्स AP एंड AQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल। 2 टेंजेंट जो है ड्रॉन की जाती है एक सर्कल पर। तो देखिए मैं मानता हूँ कि ये एक सर्कल है। इस पे क्या हुआ, इस पे जो 2 टेंजेंट ड्रॉ की AP एंड AQ, यानी A पॉइंट कॉमन है तो A पॉइंट मान लेते हैं इसको। और आपने जो है टेंजेंट ड्रॉ की A और एक ये वाली टेंजेंट ड्रॉ की आपने A P, तो ये हो गया आपकी P और ये हो गया आपकी Q। फिर क्या बोल रहे हैं, विथ सेंटर O, ठीक है, एंड एक्सटर्नल पॉइंट A वेयर AP एंड Q आर द पॉइंट ऑन द सर्कल। ये बात हम पहले ही समझ गए। इफ AP इज इक्वल टू 12, अगर AP 12 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है और आपको जो है PAQ यानी ये वाला एंगल जो आपको कितना दिया गया 60 डिग्री के बराबर दिया गया है, तो आप बताइए कि जो कॉर्ड PQ है, यानी कॉर्ड PQ कौन सी, ये वाली जो कॉर्ड है, जो कॉर्ड होगी डायरेक्टली जो कनेक्ट होगी, ठीक है, तो वो कितनी होगी, इसकी लेंथ पूछिए कॉर्ड PQ की। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है जो कॉन्टैक्ट का जो पॉइंट है ना टेंजेंट का और सर्कल का, मैं उससे जो है रेडियस को ज्वाइन कर देता हूँ, सेंटर को रेडियस बना लेता हूँ। तो अच्छा ये चीज़ होगी। अब मुझको एक बात पता है कि आप एक बात देखिए इसको ना, मेथड 1 देखिए इस क्वेश्चन का, मेथड 1 बताता हूँ मैं आपको। आपको ध्यान से देखिए, ट्राइंगल PQA दिख रहा होगा, APQ ट्राइंगल दिख रहा है। अच्छा आपको एक बात पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ किसी सर्कल के लिए, तो उसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं एक और टेंजेंट ड्रॉ करूंगा सर्कल के लिए, तो वो जो टेंजेंट होगी वो आपस में बराबर होगी, यानी AP इज ऑलवेज इक्वल टू AQ। तो यानी AQ भी कितना हो जाएगा, AQ भी आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये बात आपकी ठीक है। अब आप क्या कीजिए, जो आपका PAQ ट्राइंगल है इसमें ये वाला एंगल देखिए, जो आपका QPA है और जो आपका एंगल है PQA, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जो AP है और जो Q है वो भी आपस में बराबर है, यानी आइसोसीलियस ट्राइंगल बन गया है हमारा। अभी तक आइसोसीलियस ट्राइंगल ही हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक एंगल आपका 60 डिग्री, यानी 180 में से 60 घटाएंगे 120, यानी जो 2 थीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो 2 थीटा, जस्ट अ सेकंड, जो 2 थीटा है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 120 के बराबर, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। यानी जो दोनों थीटा है वो आपस में 60 डिग्री की हुई, यानी तीनों ट्राइंगल PQA है उसका जो तीनों एंगल्स है वो कितने हो जाएंगे 60 60 60, यानी ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर ये दोनों साइड 12 12 है तो इसका मतलब ये जो PQ है ये भी 12 हो जाएगी, यानी हमारा जो आंसर है जो वो है वो भी 3 यानी 12 हो जाएगा, ऑप्शन 3। जो हमारा कॉर्ड है वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की वजह से 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो एक मेथड हुआ इसका। अब मैं आपको क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और मेथड भी बताता हूँ इसके। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सिमिलैरिटी भी आपको कैसे लगानी है क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सिमिलैरिटी का, और डाउट में भी लोग पूछ रहे हैं कि सिमिलैरिटी कैसे लगाएं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अब देखिए, ये आपके पास हो गया ट्राइंगल, वो ये आपके पास हो गया सर्कल, फिर आपने जो यहाँ पे कनेक्ट किया,
देखिए अभी आपका पूरा परफेक्टली सिमेट्रिकल फिगर है, तो आपका जो पी ए क्यू है ना वो हाफ हो जाएगा, तो पूरा 60 डिग्री है, तो यानी ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। और आपको पी क्यू कॉर्ड निकालनी है, तो आपको क्या करना है, पी क्यू कॉर्ड में डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए दोनों को, ठीक है ये बात। अच्छा, अब ये वाला जो एंगल क्या होता है, ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री। और आपको एक बात और पता है कि जब आप जो है, ये क्या है जो आपका ओ ई, अगर मैं इसको ओ ई बोलूँ तो ये क्या है, ये आपकी रेडियस है और ये आपकी कॉर्ड है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। आपने जो ये क्योंकि परपेंडिकुलर है। अच्छा, फिर आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया ये। अच्छा, अब आप देखिए ध्यान से, अब आप दो ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, दो ट्राइंगल को ध्यान से देखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ आपसे जो आपका ट्राइंगल है, आपका ट्राइंगल पी ए एंड ओ, पी ए ओ, ये वाला ट्राइंगल पी ए ओ ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल जो है सबसे, पी ए ओ की बात कर रहा हूँ। और मैं दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, जो दूसरा ट्राइंगल है वो है आपका छोटा वाला ट्राइंगल, जो मतलब सबसे छोटा नहीं है, मिडिल वाला ट्राइंगल, यानी पी, ये वाला ट्राइंगल आपका पी, इसको मैं बोल लेता हूँ के, पी के ए, पी के ए ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला वाला जो ट्राइंगल है वो तो आपका सबसे बड़ा ट्राइंगल हो गया, जो कि आपका ओ पी ए, ओ पी एंड ए। और जो आपका छोटा वाला ट्राइंगल है मिडल वाला, जो कि ये कौन सा, जो कि है आपका ये वाला ट्राइंगल आपका पी के एंड ए। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है। कैसे सिमिलर है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल तो कॉमन है 30 डिग्री, एक एंगल कॉमन हो गया। फिर आपका जो ये वाला ट्राइंगल है ना, जो छोटा वाला ट्राइंगल मिडिल वाला ट्राइंगल है, उसमें पी के एंड ए एंगल 90 डिग्री है। वहीं जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें ए पी एंड ए ये एंगल 90 डिग्री है। बात बिल्कुल ठीक है। दो एंगल बराबर होगा तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा, यानी आपका जो ये वाला एंगल है पी ओ ए वो हमारा बराबर हो जाएगा। और वो किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा के पी एंड ए के बराबर, यानी इस वाले एंगल के बराबर, ठीक है। थोड़ी सी क्लमसी हो गया फिगर, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। देखिए अब आपका क्या है, ये वाली जो आपको दी हुई है, ये आपको 12 सेंटीमीटर की वैल्यू दी हुई है। 100% सारी चीज़ें समझ में आएंगी, आप बस ध्यान से देखते जाइए चीज़ों को। देखिए ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको 12 दिया गया, 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो आपकी साइड है वो 12 है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, देखिए ये आपका 90 डिग्री और ये है आपका 30 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ऐसी डायमेंशन दी हो तो ये 2 होता है, ये 3 होता है और ये 1 होता है, ठीक है। 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड सबसे छोटी होगी क्योंकि सबसे छोटा एंगल है तो 1 होती है। 60 डिग्री के बड़ी वाली उससे बड़ी होती है। 60 डिग्री का एंगल जो 30 से बड़ा है तो उसकी जो साइड होगी वो 30 वाले से बड़ी होगी, यानी वो √3। और सबसे बड़ी साइड होगी हाइपोटेन्यूस जो कि 90 डिग्री के अपोजिट में होती है, यानी हो जाएगी 2। अच्छा, अब हमको क्या दिया बड़े वाले, अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखें जो आपका पी के ए है, तो इस वाले ट्राइंगल में आपको जो है 90 डिग्री के अपोजिट में 12 दिया हुआ है, यानी जो 2 है ना, जो आपका क्या है, जो आपका 2 है उसकी वैल्यू, जो आपका 2 है उसकी वैल्यू आपको जो है 12 के बराबर दी है, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी। एक की वैल्यू होगी 6 के बराबर, तो एक की वैल्यू होगी 6 के बराबर। और आपको मालूम है जो 30 डिग्री होता है उसकी अपोजिट वाली साइड कौन सी होती है, ये रहा 30 डिग्री, इसकी अपोजिट वाली साइड 1 होती है, तो 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू। और आपको मालूम है अगर ये 1 है, ये आपका कितना है, ये आपका होता है 90 डिग्री यानी 2, और ये आपका कितना होता है 60 डिग्री अपोजिट वाला, यानी ये हो जाएगा आपका पूरा √3। इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो अगर 90 के अपोजिट वाला अगर 12 है और वैसे हमारे हिसाब से 2 होता है, यानी एक की वैल्यू 6 के बराबर होगी, और 30 के अपोजिट वाला 1 होता है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। तो यानी हमारा जो P और K है, जो P के है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू 6 आ गई। और आपको मालूम है कि जो कॉर्ड होती है उसको जो बाइसेक्ट करती है, जो रेडियस होती है 90 डिग्री पर, तो जो P K की वैल्यू डबल कर देंगे, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आ जाएगा, जो कि हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, जो कि हमारी P Q की वैल्यू हो जाएगी। हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, P Q की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको जो ये बात समझ में आ गई होगी, आपको जो ये फिगर जो अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी नहीं है, आपको केवल 2 ट्राइंगल पिक करने हैं। कौन कौन से ट्राइंगल पिक करने हैं, आपको ओ पी ए ट्राइंगल पिक करना है जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो है कौन सा, के पी ए। इन दोनों ट्राइंगल को पिक किया, आपको पता चल गया कि जो कॉमन है एंगल कौन सा है, 30 डिग्री दोनों में कॉमन है। और ये वाला जो एंगल है पी के ए 90 डिग्री है, और उधर बड़े वाले ट्राइंगल में ओ पी ए 90 डिग्री है, ठीक है। बाकी बच्चों को दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, पी ओ ए, और आपका जो दूसरा एंगल है वो है आपका के पी ए। ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर हो गए, जो कि 60 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। बस अब हमको पता है कि आपका जो ट्राइंगल पी के ए है उसमें जो 90 डिग्री अपोजिट वाली साइड है वो 12 है। लेकिन हमको पता होता है कि जो आपका कोई भी ट्राइंगल होता है जिसमें 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री होती है एंगल्स, तो उसमें 90 के अपोजिट वाला 2 होता है, 60 के अपोजिट वाला √3 होता है, और जो हमारा 30 होता है उसके अपोजिट वाला क्या होता है, उसके अपोजिट वाला उसके अपोजिट वाला 1 होता है। मैं इस वाली चीज़ को ना ऐसे भी लिख सकता हूँ सीधा, ट्राइंगल ना बनाते हुए, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से, जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो।
कि आपका 30 डिग्री रेशियो 60 डिग्री रेशियो 90 डिग्री, ये होता है आपका 1 रेशियो √3 रेशियो 2। ठीक है, तो आपने ये ट्राइंगल देखा ना, जो आपका KPA ट्राइंगल था, उसमें क्या था, उसमें जो 12 की वैल्यू है वो 12 के बराबर थी, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी 6 के बराबर। और मुझको क्या निकालना था, मुझको निकालना था कि 30 के अपोजिट में कितना है, 30 के अपोजिट में कितना है, तो 30 के अपोजिट में यानी 1, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 6 के बराबर। और ये जो वैल्यू है ये कितनी है, ये हाफ है, PK की वैल्यू हाफ है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 का डबल कर दूंगा यानी 12 आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसी वाली चीज़ को ना एक और तरीके से बता सकता हूँ। वैसे एक और तरीके से कैसे बता सकता हूँ बिना किसी सिमिलरिटी को लगाए, देखिए इधर जस्ट अ सेकंड में ना इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जस्ट अ सेकंड, देखिए देखिए ये मान लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या, अब क्या क्या सी कौन कौन सी वैल्यू आपको दी गई थी, जैसे ये आपका हो गया O, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका P, और ये आपने ड्रॉप किया 90 डिग्री पर। ठीक है, और ये जो ये पूरा कॉर्ड हो जाएगी, 90 डिग्री एंगल बनेगा, और इसको आप ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आपको फिगर दी हुई है। फिर आपने क्या किया इस फिगर में, आपको जो है ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको ये पता है कि ये वाला एंगल, पूरा एंगल कितना था, ये जो पूरा एंगल था, ये जो पूरा एंगल था 60 डिग्री था, तो इसका मतलब हाफ करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि फिगर पूरी सिमेट्रिकल है, क्योंकि 12-12 है। ठीक है, तो ये हो गया 30 डिग्री। अब आपको एक बात पता है कि ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप ट्राइंगल OP, इसको मैं K माना हुआ है, OPK अगर ट्राइंगल में देखेंगे तो ये तो 90 डिग्री है ना। और आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर बड़े वाले ट्राइंगल को अगर आप देखें OPK को, तो ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री है। कौन सा, मैं एक बार जो है मार्क करके दिखाता हूँ, ये वाला जो पूरा एंगल है 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, ये 60 डिग्री हो गया, तो यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, छोटे वाले ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, और ये वाला एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब आप एक बात देखिए, ये जो आपको 90 डिग्री के अपोजिट में जो दिया हुआ है ये 12 है ना, 90 डिग्री के अपोजिट में जो दी गई वैल्यू है वो आपकी 12 है। और आप जो है इस चीज़ को देखिए, अब इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में अब आपको ये चीज़ निकालनी है, ये वाली वैल्यू मैं बता चुका, मतलब ये वाली वैल्यू तो आप सीधी निकाल लेंगे, लेकिन आप क्या कीजिए, इस वाले में आप जो है ये सीधा मत निकालिए, आप जो रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस कैसे निकालेंगे, आप बड़े वाले ट्राइंगल को देखेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल जो आपने देखा तो आपको पता चला कि 60 डिग्री के अपोजिट में कितना है, 12 है। बड़ा वाला ट्राइंगल है ना आपका ये OP एंड A, जो OPA ट्राइंगल है, आपने क्या किया 60 डिग्री के अपोजिट में, यानी POA के अपोजिट में 60 है, 12 है वैल्यू। और मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं एक बार ये लिख देता हूँ क्लैरिटी के लिए आपको, कि जो आपका 30, जस्ट अ सेकंड, कि जो आपका 30 डिग्री होता है, और जो आपका 60 डिग्री होता है, और जो आपका 90 डिग्री होता है, ये क्या होता है 1 रेशियो √3 और रेशियो 2 ये होता है। ठीक है, तो आपका 60 डिग्री के अपोजिट में क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री के अपोजिट में आपको 12 दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब √3 की वैल्यू कितनी होगी, √3 की वैल्यू होगी 12 के बराबर, एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी 4/4 √3 के बराबर। ठीक है, 4 √3 के बराबर आ गई वैल्यू, तो यानी इस वाले ट्राइंगल में 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 4 √3 के बराबर, क्योंकि 4 एक की वैल्यू है ना, और एक की वैल्यू हमको चाहिए, तो 4 √3 होगी, यानी रेडियस जो होगी ना इस सर्कल की, जो रेडियस होगी सर्कल की, वो होगी 4 √3। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, अब आपको छोटा वाला ट्राइंगल है ना, सबसे छोटा, इस वाले ट्राइंगल पर फोकस करना है पूरे तरीके से, जो आपका ट्राइंगल है OPK। जब आप इस ट्राइंगल पर फोकस करेंगे तो आपको ये पता चल गया कि जो आपका 90 डिग्री है, क्या हो गया आपका जो 90 डिग्री है, अच्छा ये तो हो गया, अब आप इसको भूल जाइए, जो हमने पहले किया उसको भूल जाइए। अब आप ये चीज़ देखिए कि जो आपका 90 डिग्री है उसके अपोजिट में 4 √3 है, यानी 90 डिग्री के अपोजिट में 4 √3, यानी 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू है आपकी 4 √3 के बराबर, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 √3 के बराबर। आपको निकालनी किसकी वैल्यू, 60 के अपोजिट में, 60 के अपोजिट में कितना होता है √3, तो एक की वैल्यू 2 √3, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 की वैल्यू हो जाएगी 6। तो आपको पता चल गया कि भाई इतनी जो वैल्यू है ना, जो PK की वैल्यू है वो होगी 6, और आपको मालूम है कि ये पूरी फिगर सिमेट्रिकल है, तो जो PQ होगा, ये जो PQ होगा, इस पूरे की वैल्यू 6 × 2 हो जाएगी, 6 × 2 हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी कोई डाउट आता है, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए, और नहीं समझ में आता
कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा इसमें क्या इशू आएगा। आपको जो भी डाउट होगा मैं आपको बिल्कुल बताने के लिए तैयार हूँ। चैनल ही इसीलिए बनाया है जिससे कि आपको कोई भी डाउट आए तो मैं तुरंत उस क्वेरी को रिजॉल्व कर सकूँ। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमको डीआई का क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन द स्कूल S3 फॉर बोथ द ईयर्स। दोनों साल में S3 स्कूल में कितने बच्चे जो एडमिट किए हैं, 350। इज अप्रोक्सीमेटली वाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन S2 बोथ ईयर। S2 में कितने बच्चे वो किए इन्होंने, 600। ठीक है, तो यानी इसका रेशियो निकालना है हम दोनों को, वो हमको जो है इसका इन दोनों का रेशियो निकालना है। 0 से 0 कैंसिल किया, 5 7 या 35, 5 12। तो 7/12 की वैल्यू परसेंटेज निकालनी है तो जो 100 कर देंगे। एक बार बताइए, मैं इसमें डेप्थ में नहीं जा रहा बिल्कुल, मुझको ये मालूम है 12 8 या 96 होता है, यानी 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो लेकिन अगर मैं फिर भी मान लेता हूँ कि मैंने 8 ही मान लिया, मिनिमम तो मिनिमम 8 मान लिया मैंने, 8 पॉइंट समथिंग होता है वैसे तो, है ना, लेकिन फिर भी मैंने 8.3 समथिंग आया, 8.3 समथिंग आएगा, लेकिन मैंने 8 मान लिया। 8 7 से 56 होता है, तो यानी 56% से तो आंसर बड़ा ही आना चाहिए। 56% से कौन सा आंसर है यहाँ पे जो बड़ा हो, केवल मुझे एक ही नजर आ रहा है, ये नहीं हो सकता 56 से बड़ा होना चाहिए, ये भी 56 से छोटा है, ये भी 56 से छोटा है, यानी केवल ऑप्शन जो पॉसिबल है वो पहला ऑप्शन है। समझ गए बात को? बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है, एग्जैक्टली नहीं निकालना, हर जगह पर एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोशिश मत कीजिए। चलिए अब आप देखिए 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने का मैं पहले तो सही तरीका बताता हूँ जो आपको एग्जाम में लगाना चाहिए, फिर उसके बाद मैं वो तरीका बताऊंगा जो बेसिक कन्वेंशनल मेथड है, बट आप उसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपका टाइम उसमें वेस्ट ज़्यादा होगा। देखिए क्या कीजिए आप इसमें, हमको ये बोला जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है सॉरी, उसमें क्या करता है वो लीव करती है रिमाइंडर 7 और 0, यानी आपको जो वैल्यू दी गई है 2x माइनस 3 और x प्लस 2, यहाँ से आप इसको 0 के बराबर कर दीजिए। जब आप 0 के बराबर पुट करेंगे ना इन दोनों फैक्टर्स को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -2, यानी जब आप इस क्वाड्रेटिक इस क्यूबिक इक्वेशन में x की वैल्यू 3/2 डाल देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आउटपुट निकल के आएगा वो 0 नहीं आएगा, वो 7 के बराबर आएगा। ठीक है, वहीं पे अगर आप x की जगह -2 पुट कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो पूरी 0 के बराबर होगी। ये दो बातें इन्होंने दी हुई हैं। हम लोग क्या करते हैं, फिर हमसे पूछा a और b का बताइए कि वैल्यूज क्या होंगी a और b की। हमने कहा ठीक है, हमने जो तुम रिमाइंडर वाली बात बोल रहे हो ना, हम ये वाली बात को नहीं मानेंगे, हम तुम्हारी जो 0 बोला हुआ है ना तुमने, हम उस वाली बात को मानेंगे। तो हमने कहा चलो हम पहले तो क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -2 को पुट करते हैं और इस पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर पुट कर देते हैं, ये हमारा मेथड 1 है। चलिए तो हमने क्या किया, 2 - 2 का होल क्यूब प्लस a -2 का होल स्क्वायर प्लस b -2 और -2। ठीक है, तो 2 जब 4 2 8 -8 हो गया, इंटू 2 करेंगे -16, और आपके पास क्या हो जाएगा इसका प्लस 4a और -2b और -2, तो ये क्या होगा 0 के बराबर हो गया। फिर आपने क्या किया, -18 प्लस 4a -2b इज इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, इस पूरे को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या कीजिए इस पूरे को 2 से डिवाइड कीजिए और 18 को जो राइट हैंड साइड में लिख के आइए। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 2a - b इज इक्वल टू 9। अच्छा, अब आपको क्या बोला गया, a और b की वैल्यू बताइए, तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। ऑप्शन की हेल्प कैसे लेनी है, देखिए पहला ऑप्शन देखिए, अगर मैं यहाँ पर a की जगह पर 2 पुट कर दूँ, मैं क्या करूँ, मैं a की जगह पर 2 पुट कर दूँ, तो 2 × 2, और b की जगह पर -2 पुट कर दूँ, तो माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, तो 6 आया मेरा। तो देखिए यहाँ पे 9 आना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में 2 × 3 करूँगा, माइनस ऑफ -3 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हाँ ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, फाइनल आंसर नहीं बोल सकता इसको अभी, क्या पता दो ऑप्शन मैच करते हैं, फिर मुझे एक और इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, बट हाँ अभी ये ऑप्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, तो 2 × -3 और -3 इज इक्वल टू -9 हो गया, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। और जो आपका 2 वाला है -2 एंड जो आपका -2 एंड 2, क्या करेंगे इसमें, 2 की जगह पे -2 आपने पुट किया और -2, ये कितना आ जाएगा आपका -6 आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 2 है, वही आंसर है, क्योंकि और कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। चलिए आपको समझ में आ गई होगी ये बात। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम वो मेथड लगा लेते हैं कि भैया शॉर्ट आपको आंसर चाहिए, आपको ऑप्शंस वगैरह की हेल्प नहीं लेनी, आपको तो है कि आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है। तो चलिए ये पहली क्वेश्चन तो आपने निकाल दी, इस पहली क्वेश्चन को आप सेव करके रखिए, इस क्वेश्चन को मैं साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पर। हाँ वो हो जाएगा 2a - b इज इक्वल टू 9, पहली क्वेश्चन होगी आपके पास। अब आप क्या कीजिए, बाकी सब कुछ इरेज कर दीजिए जिससे कि हम लोग जो है इक्वेशन के ऊपर काम कर सकें। जस्ट अ सेकेंड, जो ये बॉक्सेस हैं मैं इनको भी हटाता हूँ। चलिए अच्छा,
अब मैंने क्या किया, मैंने जो है x की जगह पर 3/2 पुट किया है, x की जगह पर मैंने 3/2 पुट किया है और ये पूरी की वैल्यू 7 के बराबर हो जाएगी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन करता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 27/2 आ गया आपके पास, 27/4 आ गया, 27/4 आ गया, प्लस आपके पास क्या आ गया, 9/4 आ जाएगा, प्लस 3/2b आ जाएगा, और आपके पास -2 = 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने एलसीएम ले लिया 4 का, तो 27 और प्लस 27 प्लस 9a प्लस 6b, और 4 को जब मैं राइट में मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 4 36 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपको शो नहीं हो रहा होगा तो मैं इसको जरा सा इधर कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, विजिबल होगा पूरा। आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 9a प्लस 6b = 9। ठीक है, कोई इशू नहीं है अभी तक। अब आप क्या कीजिए, 3a प्लस, अच्छा आप छोड़िए, आप ना इसको और सिंप्लीफाई मत कीजिए। आपकी जो ये इक्वेशन है ना सेकंड, जो आपकी सेकंड इक्वेशन है और जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन भी ये रही आपकी, दोनों इक्वेशन 9 के बराबर है, यानी दोनों इक्वेशन को आपस में भी आप बराबर कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को आप आपस में भी बराबर कर सकते हैं, यानी आप आपस में बराबर मत करिए वैसे तो। ठीक है ना, इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लीजिए। 2a, इसको क्या कीजिए आप, इसको मैंने और सिंप्लीफाई कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3a प्लस 2b = 3, और आपके पास आ गया 2a माइनस b = 9। इसको जो है आपने क्या किया, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 7a, और आपके पास आ जाएगा 0, मतलब ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 18 21, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई। ऑप्शन है कोई सा जिसमें a की वैल्यू 3 दी हो हमको, a की वैल्यू 3 दी है, एक ही ऑप्शन पॉसिबल है जो कि हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, यहीं पर केवल a की वैल्यू 3 है, तो हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। कैसे भी कीजिए, बस आपको जल्दी आंसर निकालना है और सटीक आंसर निकालना है। ठीक है, तो दोनों मेथड से आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब आप क्या कीजिए, अब आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22nd क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक आफ्टर 10% डिस्काउंट इज 486। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं एमआरपी बोलता हूँ 100 है, तो उस पर डिस्काउंट दीजिए 10% का, तो उसकी जो लागत है ना वही आ गई, लागत मूल्य आ गया, यानी उसका सीपी आ गया। तो 100 पे जब 10% का डिस्काउंट देंगे तो 90 हो जाएगी वैल्यू। लेकिन हमको क्या बोला गया है, हमको ये 90 जो है 486 के बराबर दिया गया है, यानी जो 90 की वैल्यू है वो 486 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 486/90, और मुझको क्या बोला जा रहा है, मार्क प्राइस की वैल्यू, तो पूरी मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 होती है, तो वो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 0 से 0 कट गया, और 9 5 45, 9 4 36, और 10 आ गया, तो 540 आ गया, तो 540 हमारा आंसर हो गया। 540 क्या हो गया, 540 रुपये हमारा आंसर हो गया। चलिए ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं और कुछ करने का ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको कंफ्यूज मत होइए। क्या होता है ना कि उसने मार्क प्राइस इस तरीके से मार्क की हुई है कि अगर वो उस पर 10% डिस्काउंट दे दे तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो एसपी ना निकल के वो सीपी आ जाता है, यानी वो लागत और एसपी और सीपी दोनों बराबर हो जाते हैं वहां पे। समझ गया बात को, इसकी वजह से इन्होंने सीपी मेंशन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच आर द टू नियरेस्ट नंबर टू 19,596 डिविजिबल बाई 9। अच्छा, डिविजिबल बाई 9 बोला है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 9 से डिविजिबल नहीं है चीज़ें। तो हम लोग देखते हैं क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो ये 9, ये 9 से 9 कैंसिल हो, ये 6 हो गया, यानी ये तो पॉसिबल नहीं है। डिजिटल सम 9 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है ना, तभी जो है डिवाइड होता है 9 से पॉसिबल, लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो एक ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा, तो वही ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा पूरा। अब इन दोनों की देखिए, 5 + 4 9 हो गया, 9 अपने आप में 9 हो गया, 6 + 1 7 हो गया, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं 9 और 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, ये तो चलो सही है। 9 और आपका क्या हो जाएगा, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 1 18, तो ये भी ठीक है। इस वाले को देखते हैं, तो 9 हटाया और 9 हटाया और 5 + 8 + 1 ये भी हटाया, तो ये भी डिविजिबल है। 9 6 + 8 6 + 2 + 1, तो ये भी है। तो यानी पहला और दूसरा ऑप्शन है, इन्हीं में से आंसर हो सकता है, बाकी और तो कोई पॉसिबल आंसर हो ही नहीं सकता। अब हम देखते हैं इनमें से पास कौन सा है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, देखिए ये तो 693 यानी तीन दूर है बस, और ये कितना है, ये है 602 यानी 6 दूर है, और ये वाला देखिए कितना दूर है, ये तो 575 हो गया, मतलब 21 के अराउंड दूर चला गया। और ये कितना होगा, ये तो आपका जो है 15 दूर चला गया, ये तो बहुत दूर हो गया है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया, नियरेस्ट पॉसिबल पूछा है इन्होंने, तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं इसमें। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। इसमें क्या पूछ रहा है, टू टेंजेंट्स हैं AP एंड AQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल। तो ठीक है, हमको जो बोल रहे हैं हम वो करते हैं, जस्ट अ सेकंड। ठीक है,
टू टेंजेंट ए पी एंड ए क्यू, जस्ट अ सेकेंड, टू टेंजेंट्स ए पी एंड ए क्यू, तो ए पी, ओ जस्ट सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा सा और बेटर कर लेता हूँ, ए पी एंड ए क्यू, टू टेंजेंट्स ए पी एंड ए क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ क्या हो, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी वेयर पी एंड क्यू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, वेयर पी एंड क्यू ऑन द सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल पर है। इफ एंगल ए पी ए क्यू, अगर ये एंगल जो है तुम्हें कितना दिया, 70 डिग्री बोला हुआ है, देन द ट्राइंगल, देन व्हाट इज द एंगल ए ओ पी, ए ओ एंड पी। अच्छा, तो आप क्या कीजिए, इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, आपको पता है कि पूरी की पूरी फिगर परफेक्टली सिमेट्रिकल है, तो अगर ये पूरा का पूरा एंगल 70 डिग्री था तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 डिग्री। आपको ये पता है कि टेंजेंट और जो रेडियस होती है वो कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, ठीक है, 90 डिग्री हो गया, तो यानी 90 + 35 125 हो गया, ये वाली वैल्यू हमको निकाल लेनी है, तो 125 को घटा देंगे 180 में से, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 55 डिग्री, तो आपका ये वाला एंगल कितना हो गया, आपका ये एंगल हो गया 55 डिग्री, एंगल पी ओ ए, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आराम से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आप खुद ही देख लीजिए ना, ये फिगर पूरी परफेक्टली सिमेट्रिकल होती है, क्योंकि ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ जो है बराबर हो जाती है बिल्कुल, और ये वाली जो रेडियस है ये भी रेडियस है, और ये जो बीच में कॉमन है, तो पूरा सिमिलर हो जाती है, जो आपकी सिमिलर क्या बल्कि कॉन्करेंट हो जाते हैं। ये जो ट्राइंगल होता है आपका ट्राइंगल ओ पी ए और जो ट्राइंगल ओ क्यू ए है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट होते हैं, कॉन्करेंट तो परफेक्ट सिमेट्रिकल फिगर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला जा रहा है, तो सबसे पहले तो बताते हैं जो एग्जाम में आपको मेथड यूज करना चाहिए, उसके बाद हम बेसिक मेथड भी बताएंगे। 6 ईयर्स एगो, 3 साल, ये 6 साल पहले की कहानी है, रवि मोहन एंड गोविंद, तो रवि प्लस मोहन प्लस गोविंद, इनकी एज जो होती है, एवरेज एज होती है वो 32 ईयर्स है, तो क्या है इनकी एवरेज एज 32 ईयर्स है, 6 साल पहले की बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे 3 3 लोग हैं, उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज 3 है ना, तो अब क्या होता है इसमें ना, आप जो है सब में ना 6 ऐड कर दीजिए, 6 आपने इसमें भी 6 ऐड किया, आपने इसमें भी 6 ऐड किया, और आपने इसमें भी 6 ऐड किया, ठीक है। तो आप बताइए आपका एवरेज क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 + 6 9, और 3 + 6 9, और 3 + 6 9, तो 9 × 9 × 9 यानी 27/3 9 है ना, 9 आ गया ना आपका एवरेज। लेकिन अब आप देखिए आपका पहले एवरेज कितना था, आपका पहले एवरेज था 3, और कितना ऐड हो गया उसमें 6, आपने क्या ऐड किया, आपने 6 ही तो ऐड किया, तो इसका मतलब जब आप एवरेज में कोई वैल्यू ऐड, जब आप क्वांटिटीज में, सारी क्वांटिटीज में सेम वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो एवरेज जो होता है वो भी आपका उतने ही उससे बढ़ जाता है। यानी अगर किसी का एवरेज बी है, अगर मान लीजिए आपके जो कुछ टर्म्स हैं उनका एवरेज बी है, और आप क्या करें, आप जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज है ना, जैसे ए बी और सी, इन सब का एवरेज पी निकल के आया, आप जो ए को भी के से बढ़ा दें, आप जो है बी को भी के से बढ़ा दें, और आप जो है सी को भी के अमाउंट से बढ़ा दें, तो आपका जो अल्टीमेटली एवरेज होगा ना वो भी पी + के हो जाएगा। समझ गए आप, बस इसी वाली चीज़ का यूज़ करना है इसमें आपको, जस्ट ऐसे इसमें क्या करना है आपको, क्यों नहीं हट रहा, हाँ इसी वाली चीज़ का आपको यूज़ करना है इसमें। हमको जो है सबसे पहले क्या करना होता है, इन क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज निकाल लेनी होती है। क्या करना होता है हमको जो है इन क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज निकाल लेनी होती है। कैसे निकालेंगे प्रेजेंट एज, आपको जो है 6 साल पुरानी एज दी हुई है, 6 साल पुरानी एवरेज एज दी हुई है, यानी रवि मोहन एंड गोविंद, तो रवि मोहन एंड गोविंद की जो एवरेज एज हो जाएगी 6 साल पहले वो है 32, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, रवि मोहन और जो इनकी एवरेज हो जाएगी वो हो जाएगी 32, रवि मोहन एंड गोविंद, इनकी एवरेज होगी 32। अब क्या हुआ, अब आपसे पूछा गया प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट मतलब 6 साल पहले की एज बताइए, तो आप ये निकालिए प्रेजेंट एज क्या है। प्रेजेंट एज के लिए क्या करना होगा आपको, 6 ऐड करने पड़ेंगे सब में, है कि नहीं, समय प्रेजेंट में 6 ऐड करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ के ऐड करते हैं तो क्या होता है, एवरेज भी के टाइम्स के ही ऐड हो जाता है एवरेज में भी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 ऐड हो जाएगा। तो यानी आज के दिन रवि मोहन एंड गोविंद इन सब की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 38% एज, ठीक है। अब क्या बोला, श्याम ने जो है ज्वाइन किया इनको, ठीक है। अब जो क्या हुआ, उन चारों की जो प्रेजेंट एज है ना, राम मोहन गोविंद और श्याम, इनकी क्या होगी, पूरी सबकी प्रेजेंट एज एवरेज क्या होगी, प्रेजेंट एवरेज एज 36 होगी। तो एक बार बताइए, अब ना एज को भूल जाइए, आप रुपए मान लीजिए, अगर इन सबके पास 38 रुपए थे रवि मोहन और गोविंद के पास, और बाद में क्या होता है श्याम आ जाता है, तो श्याम जब आता है ना तो सबके पास एवरेज 36 हो जाते हैं। एक बार बताइए, अगर जो श्याम आया उसके पास भी 38 रुपए होते तो क्या पूरे एवरेज पर कोई फर्क पड़ता, कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आपने तो बताया है सर पहले भी कि 3 और 3 है, अगर इनमें से एक और 3 जुड़ जाए तो एवरेज क्या होता है, फिर भी 3 ही बचता रहता है ना। तो इसका मतलब अगर 38 ही होते श्याम के पास तो एवरेज भी 38 ही रहता, लेकिन एवरेज 38 नहीं रहा, एवरेज
कम हो गया, एवरेज कितना कम हुआ है, एवरेज कम हुआ है आपका दो कम हो गया, और दो कितने से कम हुआ है, तीन पे, तीन क्वांटिटीज पे, यानी इन्होंने क्या किया अपना, इन्होंने जो है दो 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 अपने दे दिए, और किन लोगों ने दिए, रवि, मोहन और गोविंद ने, यानी जो सिक्स सिक्स जो एडिशनल दिए किसको दिए, श्याम को दिए, और क्यों दिए, जिससे कि उसका भाई एवरेज 36 हो जाए, है ना, तीनों का 36 जब भी तो होगा जब रवि श्याम का भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 6 इसको मिले हैं श्याम को, ये जो है रवि, मोहन और गोविंद से मिले हैं, तो इसका मतलब जो इसके पास अभी 36 है, इनमें से 6 इसने उधार लिए हैं रवि, मोहन और गोविंद से, तो इसमें से 6 घटा देंगे तो इसके अपने कितने, 30, यानी जो श्याम है उसकी जो ओरिजिनल एज है अपनी, वो कितनी हो जाएगी आज के टाइम में, वो हो जाएगी 30 साल। समझ गए होंगे बात को, इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं इसको नॉर्मल मेथड से। चलिए, हो सकता है आपको ये मेथड ना समझ में आया हो, आपको मैं एक्स मान के बता देता हूँ, जैसे भी मतलब इक्वेशन बनाते हैं हम लोग उसी तरीके से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। लेकिन अगर आपको ये मेथड समझ में आता है तो आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाता है पेपर में, ठीक है। चलिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, 6 years ago द एवरेज एज ऑफ रवि, मोहन एंड गोविंद, तो रवि, मोहन, और मैं क्या करता हूँ ना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा वो मेथड जो मैंने आपको अभी बताया ना, इस मेथड से बता दूं, फिर मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे कि कोई भी अगर थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रवि, मोहन एंड गोविंद, इन सब की जो एज है वो 6 साल पहले, 6 ईयर्स पहले, तो क्या हो जाएगा, तो -6 और -6, क्योंकि आर तो मैंने परसेंटेज मानी है ना, एम मैंने परसेंटेज मानी और मैंने जी क्या परसेंटेज मानी है, तो आर में से 6 घटाऊंगा, मोहन में से, एम में से 6 घटाऊंगा और जी में से 6 घटाऊंगा, तब जाके 6 साल पुरानी बात करूंगा। ठीक है, तो 6 साल पुरानी एवरेज एज, एवरेज तो मतलब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितनी है, 32 साल, तो यानी रवि प्लस मोहन प्लस गोविंद, इन सबका सम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 96 प्लस ये जो 6 तिका 18 है, तो प्लस 18 भी ऐड करेंगे, तो कितना आ गया 14, और आपके पास क्या आ गया 14 आ जाएगा, आपके पास 11 आ जाएगा, तो 114। तो रवि प्लस मोहन प्लस गोविंद की एज जो हो जाएगी प्रेजेंट, उनका सम हो जाएगा 114 साल। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने बोला कि जो आपका श्याम है वो उनको ज्वाइन कर लेता है, और जो चारों की एवरेज एज मिलकर क्या हो जाती है, चारों की एवरेज एज मिलकर हो जाती है प्रेजेंट एवरेज एज 36, तो यानी रवि प्लस मोहन प्लस गोविंद प्लस श्याम, एवरेज एज यानी एवरेज मतलब बटा 4 और 36, तो इसका मतलब कितनी होगी, ये होगी 144। इन चारों की एज का सम कितना हो गया, इन चारों की एज का सम हो गया 144। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है श्याम की एज निकालनी है, आपके पास इक्वेशन 2 है और ये है आपकी इक्वेशन 1, दोनों को घटा देंगे, दोनों घटा देंगे तो रवि, मोहन और गोविंद दोनों तीनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास केवल श्याम बचेगा, तो 144 माइनस 114 कितना हो गया 30 ईयर्स, आपकी जो है श्याम की जो एज है वो 30 ईयर्स आ जाएगी, और ये परसेंटेज है क्योंकि जो आर, डब्ल्यू, जी और ऐसे ही मैंने परसेंटेज मानी है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ऑप्शन जो है 4th हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, अगर आपको इनके थोड़ा सा भी डाउट हो कि आप जो है उस मेथड से कैसे कर सकते हैं। आप क्या कीजिए ना, एज को ना मानते हुए ना इनको रुपए मान लीजिए, जब हम रुपए मानते हैं ना तो हम उसका एक्सचेंज को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अब एज जो होती है उसके एक्सचेंज को तो आप समझ नहीं पाएंगे, उम्र को कैसे एक दूसरे में बदल दिया, तो इसका कीजिए, आपको जो है इसको एज ना मानते हुए आप इसको रुपए मान के चलिए। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इसको, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, 100% आपको समझ में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। चलिए, देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए 6 years ago द एवरेज एज ऑफ रवि, मोहन एंड गोविंद, तो मैंने क्या माना, प्रेजेंट एज रवि की आर है, प्रेजेंट एज मोहन की एम है और प्रेजेंट एज गोविंद की जी है, तो मोहन एंड जी। प्रेजेंट एज ऑफ रवि, मोहन एंड गोविंद कितनी दी हुई है इन्होंने, मतलब 6 साल पुरानी एज कितनी दी हुई है, 6 साल पुरानी इन्होंने 32 दी हुई है। ठीक है, 6 साल पुरानी इन्होंने 32 दी हुई है, यानी मुझको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबका 6 हटाना पड़ेगा, मतलब माइनस का 6, सबका माइनस का 6, 6 साल पुरानी बात हो रहा है तो 32 साल, 6 साल पुरानी है। अब मुझको क्या करना है, मुझको आज की एज निकालनी है, तो यानी मैं क्या करूंगा, मैं सब में 6 जोड़ दूंगा, मैं आर में भी 6 जोड़ूंगा, मैं एम में भी 6 जोड़ूंगा, मैं जी में भी 6 जोड़ूंगा, तो अल्टीमेटली एवरेज में भी क्या हो जाएगा, एवरेज में भी 6 जुड़ जाएगा। जब एवरेज में 6 जुड़ जाएगा तो 32 की जगह क्या आ जाएगा, 32 की जगह आ जाएगा 38, यानी आज के टाइम में जो रवि, मोहन और गोविंद है इनकी एज कितनी हो जाएगी, एवरेज, इनकी एवरेज एज हो जाएगी 38 साल। ठीक है, यानी इनके पास रवि, मोहन और गोविंद के पास सबके पास 38 रुपए हैं, रवि के पास भी 38 रुपए, मोहन के पास भी 38 रुपए और गोविंद के पास भी 38 रुपए। फिर क्या हुआ, इन्होंने अगले केस में क्या बोला, फिर उन्होंने बोला कि एक श्याम आता है, श्याम इनका दोस्त है, वो इनको ज्वाइन कर लेता है। हमने कहा चलो ठीक है, तो रवि, मोहन और गोविंद है, अब उनके पास श्याम भी आ गया। अब श्याम जब आ जाता है तो इन सबके पास कितने रुपए हो जाते हैं, इन सबके पास हर एक के पास 36 रुपए हो जाते हैं। रवि के पास भी 36 रुपए, मोहन के पास भी 36 रुपए, गोविंद के पास भी 36 रुपए और श्याम के पास भी 36 रुपए। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं कि इन लोगों के पास पहले तो 38 रुपए थे,
अगर श्याम आता और श्याम के पास भी 38 रुपए होते तो एवरेज क्या होता? तो आप ही बोलेंगे सर आपने तो बताया कि जितने एवरेज पहले होता है, अगर उतना ही क्वांटिटी लेके कोई आदमी आए या उतनी ही क्वांटिटी लेके कोई आदमी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब श्याम के आने से एवरेज कम हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है उससे कम लेके आया था। जो आज तुमको 36 रुपए श्याम के पास दिख रहे हैं ना, क्योंकि क्या है इसका मतलब तो ये हो गया ना, जब 36 एवरेज है तो रवि के पास भी 36 है रुपए, मोहन के पास भी 36 रुपए है और गोविंद के पास भी 36 रुपए और श्याम के पास भी 36 रुपए है। तो इसका मतलब आपके पास जो आज 36 रुपए दिखाई दे रहे हैं श्याम के पास, वो इसके 36 रुपए नहीं है, ये इसने उधार लिए। किससे उधार लिए? वो लिए इसने रवि से, मोहन से और गोविंद से। क्यों? क्योंकि इनके पास तो पहले 38 रुपए थे, अब इनके पास भी 36 बचे, तो हर किसी ने 2 रुपए दिए, हर किसी ने 2 रुपए दिए। 2 रुपए गोविंद ने दिए, 2 रुपए रवि ने दिए, 2 रुपए मोहन ने दिए। तो यानी कुल मिला के कितने रुपए दिए? 6 रुपए दिए। किसको? श्याम को। तो इसका मतलब जो आज के 36 रुपए हैं, इनमें से 6 रुपए वो हैं जो इन्होंने रवि, मोहन, गोविंद से लिए श्याम ने। तो इसका मतलब 36 में से 6 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना बचा? 30। तो यानी ये जो 30 साल है, ये जो 30 है, ये क्वांटिटी जो है, ये 30 रुपए उसके खुद के हैं। रुपए मतलब जो 30 उसकी उम्र है वो उसकी खुद की आज की उम्र है। तो यानी जो 30 ईयर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 30 ईयर्स हो जाएगा श्याम की प्रेजेंट एज। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको जो है, तो हमने क्या करा, हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 25th क्वेश्चन था, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको जो मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं बहुत इंपैक्ट आ रहा है और आपकी जो हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। आप जो है प्लीज़ सब्सक्रिप्शन लीजिए, चैनल की फ्री है ऑफकोर्स, इसमें कोई आपको प्राइस नहीं पे करना, आपको केवल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जो भी मैं नोटिफिकेशन दूँ वो आपको जो है, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक तुरंत पहुँचे और आप जो है इस कट थ्रोट कंपटीशन की एज में आगे जाए और जल्दी से जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, अच्छे से कमांड लें, जो भी डाउट आता है वो कमेंट सेक्शन में पूछें, जो भी आपकी रिकमेंडेशन है, जो भी आपकी सजेशंस हैं, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, सब मुझसे पूछें, सब मुझको बताएं। मैं जो है आपका हर तरीके से इन एवरी कैपेसिटी में आपकी जो है हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो आई होप आपको जो एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो लाइक जरूर कीजिए, वीडियोस को आप लाइक नहीं करते हैं तो आप जो वीडियोस को लाइक भी कीजिए और कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।